नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आइंस्टाइन साइंस प्लैनेट। और हाँ, देखते रहिएगा। रीज़न भी क्योंकि मज़ा आएगा, इंटरेस्ट बनेगा, पढ़ाई में आपको फीलिंग आएगी कि हाँ यार रियल लाइफ से कोरिलेट करके पढ़ा रहे हैं। एनसीईआरटी की जो नई बुक आई है क्लास 9th के लिए एक्सप्लोरेशन के नाम से, उसका चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं आज हम। चैप्टर का नाम है हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन। ये इससे पहले के जो 5 चैप्टर हैं बेटा, आपको राइट हैंड साइड अपर मोस्ट कॉर्नर पे मिल जाएंगे। एज वेल एज अगर आप हमारा चैनल विजिट करेंगे तो आपको चैनल पे क्लास 9 सर्च करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में आप इजीली समझ सकते हैं। आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन। फोर्सेस कैसे मेरे मोशन को अफेक्ट करेंगे। मोशन हमने कहाँ पढ़ा था? मोशन हमने इसी बुक में बेटा चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था। तो मैं एडवाइस करूँगा जैसे ही चैप्टर 4 खत्म होता है उसके तुरंत बाद 5th को स्किप करते हुए 6th पढ़िए। उसका फ़ायदा क्या होगा? क्योंकि मोशन आप पढ़ चुके हैं, मोशन के तुरंत बाद अब हम फोर्सेस को समझेंगे कि कैसे भाई मोशन जो है, मोशन कैसे हुआ। जब चैप्टर मोशन पढ़ा था हमने, उस दौरान हमें ये समझ में आया था, हमने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा, एक्सेलेरेशन के बारे में पढ़ा, वो सब पढ़ा, लेकिन वो वेलोसिटी एक्सेलेरेशन कैसे प्रोड्यूस हुई? कोई ना कोई फोर्स लगा होगा, कोई फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हुआ, वही फोर्स को अब हम पढ़ेंगे। तो चैप्टर 4 और चैप्टर 6 आपस में बढ़िया से कोरिलेटेड हैं। इनको अगर एक साथ पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें आसान लगेंगी। इमेज में क्या दिखा रखा है बेटा? ये बोट हैं जिसे बुक में कैनो के नाम से बता रखा है। इसमें अलग टाइप की बोट रहती हैं बेटा जो रेसिंग के लिए यूज़ की जाती हैं। तो इन बोट्स को के थ्रू आपको फोर्सेस के बारे में समझाया है। स्टार्टिंग में उन्होंने वहीं से की। चैप्टर 4 में आपने डिस्क्राइब किया मोशन को किस फॉर्म में? पोजीशन का यूज करते हुए, वेलोसिटी का यूज करते हुए एंड एक्सेलेरेशन का। बट यू डिड नॉट कंसीडर व्हाट कॉजेज मोशन। लेकिन आपने उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा कि मोशन हुआ कैसे। इज देयर एन अंडरलाइंग कॉज फॉर ए चेंज इन पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, अपनी वेलोसिटी चेंज कर रही है, तो उसके पीछे कोई रीज़न रहा होगा। व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस कॉज? इस नेचर, इस जो कॉज है, जो कारण है, उसका नेचर कैसा है? कॉज क्या है भाई? कोई ना कोई फोर्स लगा होगा ना, किसी ने उसको धकेला होगा, किसी ने उसको खींचा होगा, वही तो फोर्स है। तो उसी फोर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स आपको क्लियरली समझा रहे हैं। अ फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। फोर्स क्या क्या कर सकता है? ग्रेड 8 में चैप्टर 5 में आप समझ चुके हैं फोर्स क्या क्या कर सकता है। एक फोर्स कैन चेंज द ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट से उसको मूव करवा सकता है। चेंज द स्पीड, कोई चीज़ मूव कर रही है उसकी स्पीड को चेंज कर सकता है। एंड डायरेक्शन ऑफ द मोशन, और डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी चेंज कर सकता है। कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी चेंज कर सकता है। एंड कैन इवन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और किसी ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर सकता है। जैसे यहाँ दिखा रखा है कुछ एग्जाम्पल। जब आप एक बॉल को किक कर रहे हैं तो बॉल रखी हुई है रेस्ट के ऊपर, बॉल रखी हुई है रेस्ट के ऊपर, तो जब मैं उसको किक करूँगा तो वो मूव करेगी। हाँ सर बिल्कुल करेगी। तो वही बता रहा है, मूव फ्रॉम रेस्ट। चेंज द स्पीड एंड डायरेक्शन, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड और डायरेक्शन को भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं सर। एक बॉल आ रही थी, बॉलर बॉल फेंका तो उसकी स्पीड 100-120 किलोमीटर के आसपास रही होगी और वो मेरी तरफ आ रही थी। जैसे मैंने उसको हिट किया, अब उसकी स्पीड भी चेंज हो गई, कम ज़्यादा हो सकती है, और डायरेक्शन भी चेंज होगी। मैंने उसको बाउंड्री की तरफ भेज दिया। थर्ड वन, एंड कैन इवन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ समझा रखा है, एक लेमन है जो सेमी सर्कुलर टाइप है, सेमी हेमिस्फीयर की शेप में रहेगा। सेमी हेमिस्फीयर में जब मैं उसको स्क्वीज करूँगा, दबाऊंगा, तो मैंने उसकी शेप चेंज कर दी। सिमिलरली आप फुटबॉल को इस तरह से प्रेस करेंगे तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी। इस तरह से ये समझा रखा है। आपको पुरानी यादें याद दिला रहे हैं भाई। बात समझो, जो क्लास 6 में, 7th में, 8 में आप पढ़ चुके हैं, उसके बारे में रिफ्रेश किया यहाँ तक कि आपने फोर्स को जो समझा था। फोर्स ये चीज़ थी कि भाई वो किसी, पहली बात तो फोर्स का मतलब ही पुश या पुल था, अर्लियर क्लासेस में हमें बताया था। अब फोर्स कर क्या सकता था? रेस्ट से चीज़ को मूव करा सकता था। कोई चीज़ मूव कर रही है उसकी स्पीड चेंज कर सकता था, उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता था, इवन शेप को भी चेंज कर सकता था। उससे आगे अब बता रहे हैं, while learning about force earlier, did you notice that whenever any type of force acting on an object was described, its direction was also specified? ग्रेड 6 में आप पढ़ चुके हैं बेटा। जब भी किसी फोर्स को हम बारे में बात करेंगे तो हमने ये देखा था फोर्स की डायरेक्शन भी मैटर करेगी, नॉट ओनली इट्स मैग्नीट्यूड। चैप्टर 4 में अभी ग्रेड 8 में, ग्रेड 9 में पढ़ा कि
जैसे वेलोसिटी है, जैसे एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, उसके लिए हमें क्या चाहिए था, उसकी मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, साथ में हमें उसके डायरेक्शन भी चाहिए। यही बताया था, हाँ सर। तो वही चीज़ फोर्स के साथ भी लागू होगी। फोर्स के साथ हमें दो चीज़ें चाहिएंगी, नॉट ओनली उसके मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा, मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, साथ में उसकी डायरेक्शन भी चाहिए। अब बताओ, जिस फिजिकल क्वांटिटी की दोनों चीज़ चाहिए, क्या वो स्केलर रहता है, वेक्टर हो जाता है? सर वेक्टर हो जाता है। तो वही हम इन शॉर्ट कहें तो फोर्स भी एक वेक्टर ही क्वांटिटी है। Force is a physical quantity for which we need to specify direction along with its magnitude। उसकी डायरेक्शन भी चाहिए बेटा और इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए। तो जो फोर्स है वो क्या चीज़ क्वांटिटी होगी बेटा? इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। जस्ट लाइक फॉर द फिजिकल क्वांटिटीज पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच वर इंट्रोड्यूस्ड इन चैप्टर 4, जैसे चैप्टर 4 में हमने देखा, इन सब के लिए हमें डायरेक्शन भी चाहिए था और मैग्नीट्यूड भी चाहिए था। इसका मतलब फोर्स के लिए भी हमें दोनों चीज़ चाहिए। SI यूनिट फोर्स की क्या होगी बेटा? न्यूटन होगी। रिटर्न विद द स्मॉल n। न्यूटन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? स्मॉल n से, एंड इट्स सिंबल इज कैपिटल N। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सप्रेसेस इट्स स्ट्रेंथ। जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो उसकी स्ट्रेंथ को मेजर करेगा। मतलब मैं किसी चीज़ पे 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ तो मुझे क्या पता चलेगा कि भाई मैं कितने स्ट्रेंथ का फोर्स लगा रहा हूँ। नोट में बताया है, इफ़ आइदर द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इन दोनों में से कोई भी एक, चाहे वो डायरेक्शन हो या मैग्नीट्यूड हो या बोथ, ए फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस, अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ चेंज हो जाए या दोनों भी चेंज हो जाएं, द इफेक्ट ऑफ द फोर्स ऑल्सो चेंजेस। इफेक्ट ऑफ फोर्स चेंज हो जाएगा। टेबल रखी है, मैं उसको पुश कर रहा हूँ, पहले मैं 10 न्यूटन से इस तरफ पुश कर रहा था, इन दोनों चीज़ में से कोई भी एक चीज़ मैं चेंज कर दूँ, 10 न्यूटन के बजाय 15 न्यूटन यूज़ किया तो टेबल तेज़ी से चेंज हो जाएगी, उसका इफेक्ट दिखाई देगा। अगर मैं उसका डायरेक्शन चेंज कर दूँ, अभी तक 10 न्यूटन इधर से कर रहा था, अब मैं इधर से जाके उसको पुश करना शुरू कर दूँ 10 न्यूटन से ही, तो भी उसका इफेक्ट चेंज हो जाएगा। और अगर दोनों चेंज कर दूंगा तब भी उसका इफेक्ट चेंज हो जाएगा। यही समझा रखा है। अब बात करते हैं मेजरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ ए फोर्स। फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे मेजर करेंगे? डायरेक्शन की बाद में बात करेंगे, पहले मैग्नीट्यूड। भाई कितना पावर है? न्यूटन जो बताया आपने, न्यूटन तो समझ आया कि उसके SI यूनिट न्यूटन है, उसको हम मेजर कैसे करेंगे वो समझाया है यहाँ। स्प्रिंग बैलेंस कैन बी यूज्ड। इस टाइप का स्प्रिंग बैलेंस आपने देखा होगा बेटा। स्प्रिंग बैलेंस यूज कर सकते हैं टू मेजर नॉट जस्ट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। वेट को तो ऑब्जर्व कर ही सकते हैं, साथ में मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स भी कर सकते हैं। इफ यू पुल ऑन द फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस, इट मेजर्स द फोर्स विद विच यू पुल ऑन द स्प्रिंग इनसाइड द बैलेंस। अब ये बेटा स्प्रिंग बैलेंस लगा रखा है, उसमें कोई इस टाइप से पत्थर बांध दिया, अब पत्थर उसको नीचे की तरफ खींच रहा है, तो जितना वो नीचे की तरफ आएगा, जैसे यहाँ अराउंड 670 ग्राम के आसपास इस पत्थर का वेट दिखा रखा है, तो मुझे पता चल गया कि इस पत्थर का वेट 670 ग्राम के आसपास है। तो वेट तो मैं पता कर ही सकता हूँ, मैं फोर्स भी पता कर सकता हूँ। कैसे? मेरा हाथ कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, मैं क्या करूँगा, इसको पकड़ के, ये पत्थर हटा दिया, इसको पकड़ के खींचूंगा, जितना ये नीचे तक जाएगा तो उससे मुझे समझ आ जाएगा कि मेरे हैंड ने उसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई किया। यही चीज़ समझाए। बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स के बारे में बात कर रहा है। इन रियल लाइफ सिचुएशन सेल्डम एग्जिस्ट वेयर ओनली वन फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। रियल लाइफ में आपको बहुत कम, कभी कभार ऐसा मिलेगा जहां सिर्फ एक ही फोर्स काम कर रहा है। रियल लाइफ की बात कर रहा हूं। जहां मैंने चैप्टर 1 कराया था आपको, मैंने आपको बताया था क्लियरली कि रियल लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स है। अगर मैं अभी इस पेन के ऊपर बात करूं कितने फोर्स लग रहे हैं, तो आप कहोगे सर कई टाइप के फोर्स लग रहे हैं, लेकिन जब हम ग्रेविटेशन पढ़ रहे होते हैं तब हम ग्रेविटेशनल फोर्स के ही बारे में बात करेंगे और दूसरे फोर्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं। जब हम फ्रिक्शन पढ़ रहे होते हैं, इस हैंड और इस पेन के बीच का फ्रिक्शन पढ़ रहे होते हैं, तब हम फ्रिक्शन को के बारे में बात करते हैं, ग्रेविटेशन को नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसीलिए चीज़ों को आसान बनाने के लिए, हमारी पढ़ाई को आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक फोर्स के बारे में बात करते हैं, रेस्ट ऑल को नेग्लेक्ट कर देते हैं। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, तो फिर ग्रेविटेशन को भी ऐड कर लेंगे, एक फोर्स और ऐड कर देगा, बोला ठीक है भाई इसके बारे में कैलकुलेट करके बताओ। लेकिन रियल लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स है।
यूजुअली देर इज मोर देन वन फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कई सारे फोर्स लग रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर पुशिंग ए बॉक्स प्लेस्ड ऑन ए सरफेस, एक सरफेस पे कोई बॉक्स रखा हुआ, आप उसको पुश कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम द फोर्स विद विच यू आर पुशिंग इट, आप जितना फोर्स उसके ऊपर लगा रहे हो वो तो एक टाइप का फोर्स हो गया, उसके अलावा द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑल्सो एक्टिंग उसी बॉक्स के ऊपर। ये बेटा ये देखो, समझो, मान लिया ये बॉक्स है, किसी स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, आप इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अपनी तरफ से। ये कैसा फोर्स रहेगा? मस्कुलर फोर्स रहेगा। तो जब हम फोर्स पढ़ रहे होते हैं तो हम सिर्फ इसी फोर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन रियलिटी में उस पर कई सारे फोर्स लग रहे होते हैं। जब आप एक इधर फोर्स लगाएंगे तो उसके अपोजिट एक इधर फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा होगा, नीचे की तरफ एक ग्रेविटेशन फोर्स काम कर रहा होगा, ऊपर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स काम कर रहा होगा, बिकॉज ऑफ दिस बॉक्स एंड जो सरफेस है उसके इंटरेक्शन के कारण एक नॉर्मल फोर्स भी काम कर रहा होगा। तो देखो, एक फोर्स इधर, एक फोर्स वापस, एक फोर्स ऊपर, एक फोर्स नीचे, कई सारे फोर्स काम कर रहे हैं। लेकिन जब हमें उसको आसान बनाना है तो हम क्या बोल देंगे कि भाई ये फोर्स भी काम नहीं कर रहा है, इसको भी नेगलेक्ट कर दो, इसको भी नेगलेक्ट कर दो, पहले आप सिर्फ इस फोर्स को कैलकुलेट करो। फिर बच्चा क्या होगा, इस फोर्स को कैलकुलेट करना सीख जाएगा। तो फिर नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, बोले ठीक है भाई, एक फोर्स इधर भी काम कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, ये फोर्स इधर, फ्रिक्शन फोर्स इधर, अब कैलकुलेट करो। तो बच्चा 2 को सीख जाएगा। फिर अगली क्लास में जाएंगे तो उसको ग्रेविटेशन फोर्स भी ऐड कर देंगे, बच्चा तीसरा भी सीख जाएगा। फिर बोलेंगे कि ठीक है, अब नॉर्मल फोर्स भी। इस टाइप से धीरे धीरे बेटा लेवल अप होते जाएगा और आप सीखते चले जाएंगे। सेम ऐसे ही यहाँ जैसे बॉल के बारे में एग्जांपल समझा रखा है कि बॉल पानी के अंदर है, तो बॉल को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो इसके ऊपर एक ग्रेविटेशन फोर्स काम कर रहा है। हाँ सर, कर रहा है। बॉल के ऊपर एक बायंट फोर्स भी काम कर रहा है जो उसको ऊपर की तरफ धकेल रहा है। तो रियल लाइफ में उसके ऊपर 2 फोर्स काम किए, लेकिन अगर आप सिर्फ ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं तो आप ग्रेविटेशन के बारे में कर सकते हैं। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। अब वही एग्जांपल बैलेंस और अनबैलेंस को समझाने के लिए, बेटा जब मैं बैलेंस वर्ड यूज कर रहा हूँ तो आपको एक सिंपल सी फीलिंग आ रही होगी, बैलेंस, सब कुछ बैलेंस है भाई। हम रियल लाइफ में बोलते हैं भाई तेरी लाइफ कैसी चल रही है, भाई ठीक है, बढ़िया, बैलेंस चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जिस चीज़ को जितनी वैल्यू देनी चाहिए उतनी है, यानी सब कुछ लेवल में है। सिमिलरली हाँ, जब हम बैलेंस फोर्स को समझेंगे तो दोनों साइड का फोर्स बराबर होगा तो बैलेंस, अगर कोई भी एक फोर्स कम या ज़्यादा हुआ तो अनबैलेंस। यहाँ टग ऑफ वार का एक एग्जांपल दे रखा है बेटा। टग ऑफ वार में समझा रखा है कि ये कुछ बच्चे इधर खींच रहे हैं, कोई क्लास 9th A इधर होगी, 9th B इधर होगी, 9th A इधर होगी, इधर भी 4 स्टूडेंट्स हैं, इधर भी 4 स्टूडेंट्स हैं। ये इस तरफ खींच रहे हैं, ये इस तरफ खींच रहे हैं। तो बोल रहा है कि अगर ये कहीं नहीं जा रहा है, बिल्कुल उसी सेंट्रल लाइन के ऊपर है, ना लेफ्ट जा रहा है ना राइट जा रहा है, इट मीन्स उनके ऊपर जो फोर्स वो लगा रहे हैं वो बराबर है। मान लेते हैं ये 100 न्यूटन इधर लगा रहा है और ये भी 100 न्यूटन इधर लगा रहे हैं, तो ये नेट फोर्स इसके ऊपर 0 हो जाएगा और नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तो इसको हम बैलेंस फोर्स कहेंगे। सच 2 फोर्सेज विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, 100 न्यूटन है, 100 न्यूटन है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, दोनों के डायरेक्शन अलग है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, आर कॉल्ड बैलेंस फोर्सेस। बैलेंस फोर्स की डेफिनेशन समझ आई? ऐसे फोर्सेस जिनके मैग्नीट्यूड तो बराबर है लेकिन डायरेक्शन उल्टी है, उसको बोलेंगे बैलेंस फोर्सेस। इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट आर नॉट बैलेंस, अगर वो बैलेंस नहीं है, इन नॉन जीरो नेट फोर्स, नॉन जीरो एक ऐसा फोर्स लगेगा जो कि जीरो नहीं है, नेट फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ देखो, अब ये बच्चे थोड़े ताकतवर होंगे, अच्छा दूध दही घी खाते होंगे, तो हो सकता है इन्होंने बढ़ाते बढ़ाते 110 न्यूटन कर दिया, और ये कम रह गया, ये देखो दिख भी रहा है इनका सेम 100 न्यूटन ही था। तो क्या होगा बेटा, इसके ऊपर 110 इधर 100 इधर, तो ओवरऑल नेट फोर्स कितना हो जाएगा, ओवरऑल नेट फोर्स हो जाएगा बेटा 10 न्यूटन। तो अब ये जो टग ऑफ वॉर है, रस्साकसी है, ये टू द राइट साइड की तरफ मूव कर जाएंगे विद दिस नेट फोर्स। दोनों का अपोजिट कैलकुलेट करने के बाद 110 माइनस 100 कैलकुलेट करने के बाद 10 न्यूटन फोर्स आया, तो उसके ऊपर एक नॉन जीरो जो कि जीरो फोर्स नहीं है, नेट फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट। When two forces are opposite in direction, 2 फोर्सेस अपोजिट हैं, देखो दिख भी रहा है, बट अनइक्वल, वहां क्या था बैलेंस में इक्वल फोर्सेस थे, यहाँ अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में अलग अलग हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स, जो नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 फोर्सेस एंड द डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द लार्जर मैग्नीट्यूड।
और उसकी डायरेक्शन किधर होगी, देखो नेट फोर्स की डायरेक्शन किधर दिखा रखी है बेटा, राइट साइड, ये वाली राइट साइड दिखा रखी है। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो इस तरफ होगी। अगर मैग्नीट्यूड इन बच्चों का ज़्यादा हो जाता तो डायरेक्शन इधर हो जाती। सेम ये दूसरा एक एग्जांपल बताया कि एक गाड़ी है, ये हस्बैंड वाइफ है, हो सकता है इनकी गाड़ी ख़राब हो गई, तो जो हस्बैंड है मेल है, मान लीजिए वो 50 न्यूटन अप्लाई कर रहा है, जो फीमेल हैं वो भी 50 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं, तो ओवरऑल दोनों मिलके कितना करेंगे, दोनों मिलके प्लस हो जाएगा बेटा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। वहाँ हमने माइनस किया था, यहाँ हम 50 + 50 नेट फोर्स हो जाएगा बेटा 100 न्यूटन। किस डायरेक्शन में? जब दोनों की डायरेक्शन इधर है तो ओवरऑल डायरेक्शन भी राइट साइड हो जाएगी, ओवरऑल डायरेक्शन भी राइट साइड हो जाएगी। वही चीज़ यहाँ समझा रखी है। उसी पे एक बिल्कुल इजी सा एग्जांपल ले लिया। दो फोर्स हैं बेटा 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन, उनको 3 अलग अलग कॉम्बिनेशंस में अप्लाई करके बताया और बोला कि नेट फोर्स कैलकुलेट कर दो। लड्डू क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 10 न्यूटन इधर, 6 न्यूटन इधर, तो दोनों के पहले तो डायरेक्शन की बात कर लो। 10 न्यूटन इधर, 6 न्यूटन इधर, दोनों इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो ओवरऑल फोर्स किधर होगा बेटा, इसी डायरेक्शन में होगा। और जब दोनों एक ही डायरेक्शन में अप्लाई हो रखे हैं तो ओवरऑल फोर्स जो नेट फोर्स है वो होगा 10 + 6 = 16 न्यूटन टू द राइट। सेकंड की बात करते हैं, 10 न्यूटन इधर, 6 न्यूटन इधर, तो बड़ा कौन सा सर 10 न्यूटन, तो नेट फोर्स किधर होगा, इधर ही होगा। कितना होगा, बड़े में से छोटा घटा दो, 10 - 6 = 4 न्यूटन टू आवर राइट। अब ये देखो, बड़ा इधर छोटा उधर, तो ओवरऑल नेट फोर्स किधर होगा बेटा, ओवरऑल नेट फोर्स टू आवर लेफ्ट साइड होगा। कितना होगा, 10 - 6 होगा 4 न्यूटन ही। इस केस में 4 न्यूटन राइट साइड में होगा, इस केस में 4 न्यूटन लेफ्ट साइड में होगा। वही चीज़ें यहाँ समझा रखी हैं। 16, 4, 4 डायरेक्शन भी, जब आप ओवरऑल कैलकुलेट कर रहे हैं तो डायरेक्शन भी समझाना जरूरी है। अब कुछ बच्चों को फोर्स में मजा आने लग गया होगा, तो सर कुछ और बता दो, तो उन बच्चों के लिए आ गया रेडी टू गो बियॉन्ड। अगर आप और आगे जाना चाहते हैं और गहराई में समझना चाहते हैं तो समझना ऐसा नहीं है कि भाई हमेशा वो एक ही पॉइंट पे काम कर रहे होंगे। बात समझना, ये पेन है, मैं इधर से अप्लाई कर रहा हूँ, कोई उधर से अप्लाई कर रहा है, ज़रूरी थोड़ी ऐसा ही हो। वर्ल्ड जो रियल लाइफ वर्ल्ड है उसमें हो सकता है एक बंदा यहाँ से अप्लाई कर रखा है फोर्स, यूँ धकेल रहा है, दूसरा बच्चा यहाँ से अप्लाई कर रहा है फोर्स, तो होगा क्या, जब यहाँ से भी और यहाँ से, तो ये रोटेट कर जाएगा इस टाइप से। बात समझ रहे हो? अगर मैं सेंटर पॉइंट से अप्लाई करूँ दोनों जगह से, यूँ अप्लाई करूँगा तो नेगलेक्ट कर देंगे, एक दूसरे को माइनस कर देंगे। लेकिन अगर एक में ऊपर से अप्लाई कर रहा हूँ, दूसरे में नीचे से अप्लाई कर रहा हूँ, जैसे यहाँ आपको साइकिल के हैंडल समझा रखा है, साइकिल का हैंडल है, तो अगर एक बंदा यहाँ से अप्लाई करे और दूसरा यहाँ से अप्लाई करे, 10 न्यूटन इधर, 10 न्यूटन इधर, तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। रियल लाइफ में क्या हुआ, एक ने इस जगह पे फोर्स लगाया, इस हैंड ने यहाँ फोर्स लगाया, दूसरे हैंड ने यहाँ फोर्स लगाया, तो जब फोर्स बराबर हैं, अगर यहाँ बराबर थे और कैंसिल हो गए तो क्या ये भी कैंसिल हो जाएंगे? नहीं सर, क्योंकि वो अलग अलग पॉइंट्स पे लग रहे हैं, तो वो उसको रोटेट कर देंगे, वो उसको रोटेट कर देंगे। इस तरह से हमारी साइकिल मुड़ जाती है। पॉज एंड पॉन्डर में पॉज लो, समझ के देखो, एक दो क्वेश्चन दे रखे हैं बेटा, आसान से क्वेश्चन है। एक वेट लिफ्टर है बेटा, वो इस टाइप से बारबेल को उठाए हुए है। लिस्ट 2 फोर्सेस दैट आर एक्टिंग ऑन द बारबेल। बारबेल के ऊपर कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं, पहले तो यही बात करते हैं। बारबेल के ऊपर बेटा एक बात बताओ, नीचे की तरफ इस पूरे बारबेल को कोई खींच रहा होगा। कौन खींच रहा होगा? सर ग्रेविटेशन फोर्स खींच रहा है, अर्थ अपनी तरफ खींच रही है, तो नीचे की तरफ ग्रेविटेशन फोर्स लग गया। अब ये जो वेट लिफ्टर है ये उसको ऊपर की तरफ उठाए हुए है। कितना फोर्स लगाए हुए है, कितना फोर्स लगाए हुए हैं? बराबर लगाए हुए हैं, इसीलिए तो उठा हुआ है, एक जगह स्टेशनरी आ गया। अब बैलेंस फोर्स का एग्जांपल हो गया, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, दोनों बराबर हो गए तो बराबर। आर दीज फोर्सेस बैलेंस? क्या ये दोनों फोर्सेस बैलेंस है? अगर वेट लिफ्टर कीप द बारबेल स्टडी, वेट लिफ्टर ने उसको स्टडी रखा हुआ है, तो क्या ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं? बिल्कुल बराबर हैं, क्योंकि एक ही पॉइंट पे काम कर रहे हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, इसीलिए वो जो बारबेल है दैट इज स्टेशनरी। सेकेंड, 2 प्लेयर्स आर एंड एस, 2 प्लेयर हैं आर और एस। आपकी तरह देखो कितने जबरदस्त बॉडी बिल्डर टाइप है। आर पार्टिसिपेटिंग इन एन आर्म रेसलिंग मैच, आर्म्स के रेसलिंग मैच चल रहा है। एट द इंस्टेंट व्हेन द आर्म टिल्ट टू द फ्रंट डायरेक्शन, एक केस मानो कि जो आर्म है वो फ्रंट की तरफ यानी हमारी तरफ, आउटसाइड द पेज,
यानी जो हाथ है वो अब इधर आके यूं आके गिरेगा, यहाँ इस तरफ। फ्रंट एक्शन आउट ऑफ द पेज टुवर्ड्स यू, हमारी तरफ। आर द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द प्लेयर बैलेंस, क्या फोर्सेस बैलेंस होंगे? अगर बैलेंस होते तो वो हाथ कहाँ रहते बेटा? वहीं उसी जगह पे रहते, दोनों हाथ स्टेशनरी रहते, लेकिन वो हमारी तरफ आ रहे हैं। इफ नॉट विच प्लेयर एक्सर्टेड द लार्जर फोर्स, तो इसका मतलब कौन से फोर्स ने ज़्यादा फोर्स, कौन से हैंड ने ज़्यादा फोर्स लगाया? बट ऑब्वियस है बेटा, जो एस ने है वो ज़्यादा फोर्स लगाया। क्यों? क्योंकि उसने ज़्यादा फोर्स लगाया तो ये हैंड आके इधर गिर जाएगा, आर वाले का हाथ दब जाएगा और आर वाले को दबा दिया, इसका मतलब एस ने मैच जीत लिया है। मैं बताया था पहले फोर्स के बारे में बात करेंगे, जब फोर्स आपको थोड़ा थोड़ा समझ आने लगेगा तब आपको थोड़ा सा फ्रिक्शन के बारे में समझा देंगे, हल्का फुल्का, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। जैसे जैसे क्लासेस अप होती रहेंगी, अब बेटा देखोगे ना 6 से नेक्स्ट 7, 7 से 8, 9, 10, इस टाइप से सीरीज़ बढ़ती है और हमेशा आपको एक कोरिलेशन दिखाई देगा। जो बच्चे कोरिलेट करके पढ़ते हैं, कुछ बच्चों के साथ दिक्कत क्या होती है, जब वो आगे सरकते हैं, आगे जाएंगे तो पीछे वाली क्लास के ऊपर पोचा मार के आएंगे, पूरा अच्छे से भूल गए और टॉपिक ही भूल जाते हैं कि सर वो टॉपिक भी था क्या। ऐसा नहीं बनना है बेटा, देयर इज ए कोरिलेशन हर एक के बीच में। देखो दिखा रखा है, अभी आपकी बुक्स में तो बता रखा है कि ग्रेड 8 में चैप्टर 5 में आपने पढ़ा है। ये किताबें बड़ी अच्छी डिज़ाइन की हैं, आपको रिफ्रेश किया कि चैप्टर 5 में ग्रेड 8 में आप पढ़ चुके हैं, तो उसको भूलना नहीं है, पोचा मार के आगे नहीं चलना है, वो चीज़ें लेके चलनी है, हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। तो यहाँ फ्रिक्शन फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। ऑफन ओवरलुक, नॉर्मली हम उसके बारे में बात करते नहीं हैं, ओवरलुक कर देते हैं, बट ऑलवेज प्रेजेंट, वो हर जगह प्रेजेंट है, हर जगह प्रेजेंट है। जो ये मैं लिख रहा हूँ, ये भी फ्रिक्शन के ही थ्रू लिख पा रहा हूँ। जो मैं चल रहा हूँ वो भी फ्रिक्शन के थ्रू ही चल पा रहा हूँ। सीढ़ियाँ चढ़ते हैं वो भी फ्रिक्शन के थ्रू ही कर पाते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, इसीलिए फ्रिक्शन को नेसेसरी एविल कहा गया है। नेसेसरी एविल क्यों? नेसेसरी क्यों? क्योंकि बहुत ज़रूरी है। एविल क्यों? क्योंकि बहुत बार हमें परेशान भी करता है। मैं नए जूते लाता हूँ, 6 महीने में ख़त्म, दूसरे खरीदने पड़ते हैं। साइकिल नई है, 2 साल में ख़त्म, नहीं खरीदनी पड़ती है। बहुत से फ्रिक्शन के कारण हमारे टायर घिस जाते हैं, बहुत सी दिक्कतें आती हैं, तो इसीलिए फ्रिक्शन को नेसेसरी एविल कहा गया है। यू माइट हैव एक्सपीरियंस दैट ऑन अप्लाइंग अ फोर्स, जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने फोर्स अप्लाई किया, इट डिड नॉट मूव, स्टार्टिंग में मूव नहीं करता है, एंड यू हैड टू अप्लाई अ लार्जर फोर्स टू मूव इट, आपको कुछ एडिशनल फोर्स लगाना पड़ता है तब वो मूव करता है। व्हाई इज इट सो? एग्जाम्पल के लिए समझा रखा है बेटा। मान लो ये बॉक्स रखा हुआ है, इसके ऊपर इस लड़की ने फोर्स अप्लाई किया, मान लेते 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, बॉक्स मूव नहीं किया। 15 किया, 20 किया, नहीं किया, 30 किया, नहीं किया। तो जो 30 तक न्यूटन फोर्स था वो कहाँ गया भाई मेरा? जो मैंने अप्लाई कर रहा हूँ वो कहाँ जा रहा है? बात समझ रहे हो? 30 न्यूटन तक जो मैंने फोर्स अप्लाई किया वो कहाँ गया? इस लड़की ने जो फोर्स अप्लाई किया वो कहाँ गया? उसको फ्रिक्शन फोर्स कहा गया। क्यों? क्योंकि जब मैंने 10 न्यूटन लगाया तो उधर से हो सकता है 30 न्यूटन तक फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा था, तो वहाँ से 30 न्यूटन था, मैंने 10 न्यूटन अप्लाई किया, तो इसीलिए वो नहीं कर पाया क्योंकि उसका फोर्स ज़्यादा था मेरे कंपैरिजन में। मैंने 20 किया, नहीं किया, 30 किया, अब दोनों बराबर आ गए। अब दोनों बराबर आ गए, मेरा फोर्स उधर से फ्रिक्शन फोर्स। अब जैसे ही मैं 1 न्यूटन भी आगे बढ़ाऊंगा, जैसे ही 1 न्यूटन आगे बढ़ाऊंगा तो फ्रिक्शन फोर्स को मैं ओवरकम कर दूंगा। तो अब 1 न्यूटन फोर्स से वो चीज़ टुवर्ड्स राइट मूव करेगी। जैसे इस लड़के ने मान लेते हैं 31 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया और जो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा था दैट वाज 30 न्यूटन, तो अप टू 30 न्यूटन तक ये मूव नहीं करेगा, 30 न्यूटन तक कोई मूवमेंट नहीं दिखाई देगी। अब कहोगे यार मेरा फोर्स कहाँ चला गया? फोर्स कहीं नहीं गया बेटा, फ्रिक्शन फोर्स आपको परेशान किए हुए, वो आपका रास्ता रोके हुए था। जैसे ही आप फ्रिक्शन फोर्स को क्रॉस करोगे तब आपका बॉक्स जो नेट फोर्स है वो 1 न्यूटन से टुवर्ड्स राइट मूव करना स्टार्ट कर देगा। समझ रहे हैं? इट इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन ऑफ फोर्स के कारण था, अराइजिंग बिटवीन द बॉटम सरफेस ऑफ द बॉक्स, जो कहाँ लागू हो रहा था? जो ये बॉक्स है इसका निचला हिस्सा जो बॉटम है इसका, और ये जो फर्श है उसके बीच में फ्रिक्शन फोर्स हो रहा था, एक्टिंग इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स था किस तरफ था? राइट की तरफ, तो उसके अपोजिट काम करेगा। अब कोई तुम जैसा स्मार्ट बच्चा हुआ, बोला सर एक काम करते हैं, सर एक ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, ये देखो सर मैंने तो देखा कि इसके अंदर फ्रिक्शन फोर्स मेरे राइट साइड में काम कर रहा था,
इधर जा रहा था, लेफ्ट की तरफ ले जा रहा था फ्रिक्शन फोर्स। तो एक काम करता हूँ, मैं इस बॉक्स के उधर जाके और फोर्स लगा देता हूँ। 30 न्यूटन तो इधर लगा हुआ है, 30 उधर से लगा दूंगा तो 60 न्यूटन से इधर जुप से चला जाएगा। ऐसा नहीं है बेटा, जैसे ही आप उस तरफ जाएंगे, जैसे ही आप उस तरफ जाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स इतना बदमाश फोर्स है, इतनी शैतानी करता है, जैसे आप उधर जाएंगे फ्रिक्शन इधर से काम करना शुरू कर देगा। ऑलवेज एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। लिख लो बेटा, नोट डाउन कर लो, फ्रिक्शन हमेशा आपके अपोजिट ही रहेगा, कभी आपका साथ नहीं देगा। वही चीज समझा रहा है। द बॉक्स विल स्टार्ट मूविंग व्हेन द फोर्स अप्लाइड बाय यू इज ऑफ लार्जर मैग्नीट्यूड। आपने जो फोर्स अप्लाई किया वो लार्जर मैग्नीट्यूड का हुआ देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से जैसे आपका बढ़ेगा, सो दैट ए नेट फोर्स एक्ट ऑन द बॉक्स इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। तो जो नेट फोर्स अप्लाई करेगा डायरेक्शन ऑफ मोशन में अप्लाई कर जाएगा। मल्टीपल फोर्सेस में एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। मैंने बताया कि मल्टीपल फोर्सेस काम कर सकते हैं, बट इट्स मोशन डिपेंड ओनली ऑन द नेट फोर्स। हो सकता है 4 टाइप के फोर्स काम कर रहे हो, लेकिन उन चारों का कॉम्बिनेशन करने के बाद, जैसे यहाँ हम 2 फोर्सेस को कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा, टू राइट टू लेफ्ट, जो राइट की तरफ अप्लाई हो रहा है लेफ्ट की तरफ, उन दोनों का ओवरऑल नेट फोर्स निकाल रहे हैं, उससे हम बता दे रहे हैं। अगर 4 फोर्स काम करेंगे तो 4 फोर्सेस का नेट फोर्स निकाल लेंगे। जैसे यहाँ आपको समझा रखा है, इफ़ वांट टू गो बियॉन्ड, अगर आप और ज़्यादा समझना चाहते हैं तो आपको समझा दिया कि अप्लाइड फोर्स इधर काम करेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर काम करेगा, ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की तरफ काम करेगा, नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ काम करेगा। तो नॉर्मल क्या होता है बेटा, जब कोई चीज़ ज़मीन पे टेबल पे रखी हुई है तो ग्रेविटेशन फोर्स और नॉर्मल फोर्स उसको कैंसल आउट कर देते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, बचा क्या, अप्लाइड फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मान लिया इधर से मैंने 31 न्यूटन लगाया है, उधर से 30 न्यूटन लगाया है, तो जब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो बचेगा क्या, ओवरऑल एक नेट फोर्स बचेगा बेटा, चारों फोर्सेस को मिलाने के बाद टू द राइट 1 न्यूटन ओनली, क्योंकि ये 2 कैंसिल कर दिए और जब इसको इसमें से घटाया तो मेरे पास 1 न्यूटन बचा। वही चीज़ यहाँ समझाई है। On a moving object, we have to continuously apply a force to counter the force of friction. समझा क्या रहा है बेटा, अगर एक कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल फुटबॉल है, वो मूव कर रही है, वो मूव कर रही है, वी हैव टू कंटिन्यूसली अप्लाई अ फोर्स टू काउंटर द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ऑफ फोर्स को काउंटर करने के लिए हमें उसके ऊपर फोर्स लगाए रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक बार मैंने किक कर दिया तो चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, इनडेफिनेटली वो कभी नहीं चलती रहेगी, थोड़ी देर बाद जाके रुक जाएगी। क्यों रुक गई, उसके रुकने का रीज़न क्या था, उसके रुकने का रीज़न यही था बेटा, क्योंकि उसके ऊपर फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है, धीरे धीरे फ्रिक्शन अपना असर दिखाना शुरू करेगा। और पहले उसकी स्पीड मान लिया 30 है, 29, 28, 25, 20, 18, 17, 10, 5, 4, 3, 2, 1, 0, और एक टाइम के बाद वो आके रुक जाएगी, 0 पे हो जाएगी। अगर मैं चाहता हूँ कि वो कॉन्टिन्यूसली मूव करे तो मुझे उसको पीछे से कोई ना कोई फोर्स देना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप साइकिल चलाते हो, हाँ चलाता हूँ सर, तेज चला रहे हो साइकिल, साइकिल ने खूब बढ़िया स्पीड पकड़ ली, अब आपको अरे सर मज़ा आ रहा है, अब ये रुकने वाली नहीं है। ऐसा नहीं है बेटा, आप उसको पैडल करना छोड़ दीजिए। स्टार्टिंग में तेज चल रही होगी, लेकिन जैसे 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 आप जाएंगे उसकी स्पीड स्लो डाउन होती जाएगी और एक टाइम के बाद वो रुक जाएगी। अगर आप चाहते हो कि ये चलती रहे तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूसली उसको पैडल करना पड़ेगा। वही चीज़ बता रहा है। Otherwise, the force of friction acting against the direction of motion bring the object to rest. वो आपको रेस्ट में ले आएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया, वो आपको रेस्ट में लाएगा। इसी चीज़ को समझाने के लिए आपको एक एक्टिविटी दे दी, लेट अस इन्वेस्टिगेट। इसमें बड़ी सिंपल सी एक्टिविटी है, कुछ मुश्किल नहीं है बेटा। 4 कॉइन ले लिए मैंने 10 रुपए के, 10-10 रुपए के 4 कॉइन लिए, उन चारों कॉइन को टेप से सील पैक कर दिया। कहीं देखा है ऐसे, वहाँ देखा हो बेटा, कुछ दुकानदार शॉपकीपर्स होंगे ना, वो क्या करते हैं, 5 रुपीज़ का एक बंडल बना लेंगे, 2 रुपए के 2 सिक्के ले लिए, 2 + 2 4 रुपीज़, 1 रुपए का 1 सिक्का ले लिया, 5 रुपीज़ क्लब किए और उसके ऊपर टेप लगा दी। तो अब वो उसके लिए उठाना उसको आसान हो गया, बार बार काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा पकड़ा दिया। सेम ऐसे ही आप 10-10 रुपीज़ के 4 सिक्के कैलकुलेट कीजिए, 4 कॉइन्स लीजिए, उसके ऊपर टेप लगा लीजिए। टेप लगाने के बाद एक रबड़ बैंड ले लीजिए, एक रबड़ बैंड ले लिया, इस टाइप से रबड़ बैंड ले लिया, थोड़ा लंबा वाला लेना, उस पर 2 पॉइंट मार्क कर लिए कि दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। उस कॉइन्स को इस तरह से जैसे इमेज में दिखा रखा है, इमेज में दिखा रखा है, उसको पीछे तक लेके जाइए। भाई देखो, ए और बी ये थे, एक ट्रायंगल टाइप बन जाएगा, ये ए और बी ये थे,
सी थोड़ा उस रबड़ बैंड को एक्सटेंड कीजिए, यहाँ मुझे अपना कॉइन रखना है, कॉइन को पीछे की तरफ ले जाऊंगा यहाँ तक, और फिर मैं इस टाइप से उस रबड़ बैंड को एक्सटेंड कर लूँगा। ये वही बात है जो बच्चे गुलेल यूज़ करते हैं, वो ये खींच के छोड़ते हैं उसको, वही चीज़ मुझे करनी है। सिंपल वर्ड्स में गुलेल वाला फंडा मुझे यूज़ करना है। अब मैं क्या करूँगा, अब इसको यूँ खींच के छोड़ दूँगा, खींच के छोड़ दिया, कितनी दूर तक जाएगा उसको मेजर कर लूँगा। तो ये काम मैंने टेबल पे क्या मान लिया, पहले टेबल पे सनमाइका लगी हुई थी, जो प्लाई बोलते हैं जिसको चमकती हुई, वो लगी हुई थी। मैंने मेज़र किया ये कितने सेंटीमीटर जाके रुका। भाई पॉइंट सी से, जैसे यहाँ बता रखा है ये पॉइंट सी है, जब मैं इसको कॉइन को, ये समझो इस बात को, अब मैंने क्या किया, इस कॉइन को यहाँ ले गया, इस कॉइन को यहाँ ले जाके उसको छोड़ दिया। सी पॉइंट से छोड़ना है, हर बार मुझे सी पॉइंट से छोड़ना है, तो वो एक गुलेल टाइप से काम करेगा। अब जैसे ही छोड़ूंगा तो वो मूव करेगा, और मान लिया यहाँ जाके रुक गया, कॉइन्स यहाँ जाके रुक गए। तो अब मैं क्या करूँगा बेटा, इस सी पॉइंट से लेके इस डी पॉइंट तक मैंने इसको एक नाम दे दिया, यहाँ रुका है तो इसलिए मैंने उसको एक पॉइंट का वो दे दिया, ये लीजिए पॉइंट दे दिया, उसका नाम रख दिया डी। अब मैं क्या करूँगा बेटा, इस जगह से सी पॉइंट से लेके डी पॉइंट तक की डिस्टेंस मेजर कर लूँगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये मिली 10 सेंटीमीटर, नोट डाउन कर लिया कि भाई मुझे टेबल पे 10 सेंटीमीटर मिली। फिर मैं यही कार्यक्रम टाइल पे ऊपर रख के करूँगा, फिर यही कार्यक्रम मैं वुडन बॉक्स के ऊपर रख के करूँगा, फिर ये मैं आयरन के ऊपर रख के करूँगा। ऐसे 4-5 अलग अलग सरफेसेस पे, और सरफेसेस इस टाइप से चूज़ करना, सारे ऐसे नहीं कि चिकने चिकने हों या सारे ऐसे रफ हों, नहीं, कोई रफ लेना, कोई बहुत रफ लेना, कोई बहुत स्मूथ लेना, ऐसे 5-6 इसने बता भी रखे हैं, ऐसे आप ले सकते हो और उनके डिस्टेंस चेक कर सकते हो कि भाई किसी में कितनी दूर जाके रुकेगा, किसी में कितनी दूर जाके रुकेगा। जैसे उसने बताया है कि पॉलिश मार्बल पे लिया, टाइल फ्लोर पे लिया, और बार बार मैं उसका चेक करूंगा। तो इससे मुझे क्या पता चलेगा बेटा, डज द स्टैक ऑफ कॉइन्स ट्रेवल एन इवन लार्जर डिस्टेंस एंड इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस इवन मोर स्लोली। जब मैं मार्बल के ऊपर या फ्लोर के ऊपर देखूंगा तो पूछ रहा है क्या इसने लार्ज डिस्टेंस कवर किया क्या, और जो वेलोसिटी थी वो जल्दी घट गई क्या, स्लोली डाउन हुई क्या। व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ, आपने क्या कंक्लूजन निकाला। बिफोर यू रिलीज द स्टैक ऑफ कॉइन इट इज स्टेशनरी, पहले वो कैसा था, जब मैंने उसे छोड़ा नहीं था वो स्टेशनरी था। इट मीन्स दैट द फोर्स एक्टिंग अपॉन इट आर बैलेंस। इस पोजीशन की बात कर रहा है बेटा, इस पोजीशन पे अभी उसके ऊपर फोर्स जो लग रहा है क्योंकि वो बैलेंस है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो लगा हुआ है, फोर्स ड्यू टू द रबड़ बैंड जो उसको खींचे हुए है, जो धकेलना चाह रहा है, और फ्रिक्शन उसको रोके हुए है, तो ये दोनों मिलके बैलेंस फोर्स का एग्जांपल बता रहे हैं। अपॉन रिलीज द फोर्स अप्लाइड बाय यू, जैसे ही मैंने उसको छोड़ा तो अब क्या हुआ बेटा, जैसे मैंने उसको यहाँ से छोड़ दिया और ये निकल लिया, तो अब इसके ऊपर रबड़ बैंड का फोर्स रहेगा क्या, इस पोजीशन में। इस पोजीशन में जैसे ही उसने इस AB लाइन को क्रॉस किया, यहाँ तक तो रबड़ के टच में था, अब रबड़ उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा, रबड़ ने जो काम करना था कर लिया, मतलब उसको धकेल के छोड़ दिया एक बार, और जैसे छोड़ दिया तो अब रबड़ का कोई फोर्स नहीं लगा, सिर्फ उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और वो इस तरफ, अभी जो इमेज में दिख रहा है वो ऊपर की तरफ। तो ये चलेगा 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 चलेगा, लेकिन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है तो धीरे 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 स्लो डाउन हो जाएगा, और कहीं दूर जाके 10 सेंटीमीटर, जैसे इस केस में 10 सेंटीमीटर दूर जाके अब वो रुक जाएगा, उसकी स्पीड को 0 कर देगा। तो एक टाइम पे जाके उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। इस तरह से बता रहा है, द कोइन स्टार्ट मूविंग मीन्स दैट द फोर्स अप्लाइड बाय द रबर बैंड इज लार्जर देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा है, एंड ए नेट फोर्स एक्ट ऑन द स्टैक ऑफ कॉइन, कॉइन के ऊपर एक नेट फोर्स लग रहा है। ड्यू टू द नेट फोर्स द वेलोसिटी ऑफ द स्टैक ऑफ द कॉइन चेंजेस फ्रॉम 0 टू ए सर्टेन वैल्यू। तो यहाँ से 0 से बढ़ते बढ़ते कुछ सर्टेन वैल्यू ली। द नेट फोर्स प्रोवाइड एन एक्सेलेरेशन, तो नेट फोर्स ने क्या किया है, उसको एक एक्सेलेरेशन दे दिया जिससे वो चल पड़ा। चलने के बाद द मोमेंट द स्टैक ऑफ कॉइन लूजेस कॉन्टैक्ट विद द रबड़ बैंड, जैसे उससे कॉन्टैक्ट मिस किया, द फोर्स ड्यू टू द रबड़ बैंड इज नो लॉन्गर, अब रबड़ बैंड के उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा, सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। टू एक्ट अपॉन द स्टैक ऑफ कॉइन इन द डायरेक्शन अपोजिट टू देयर मोशन, इट ग्रेजुअली डिक्रीजेस, धीरे धीरे वो घटता जाएगा इट्स वेलोसिटी, एंड फाइनली ब्रिंग्स इट टू रेस्ट, और लास्ट में क्या होगा बेटा, लास्ट में 0 पे आ जाएगा, रुक जाएगा, ब्रिंग इट टू रेस्ट, रेस्ट पे आ गया।
दिस इंडिकेट दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन दीज सर्फेसेस इज डिफरेंट। इन सारी कहानी से मुझे क्या समझ में आया, जब मैंने अलग अलग उस पर लगा के देखा तो पहली बार में 10 सेंटीमीटर रुका, और स्मूथ पे लेके गया तो और दूर तक जाएगा, 15 पे 15 सेंटीमीटर तक, और स्मूथ पे ले गया तो 20 सेंटीमीटर तक, रफ पे लेके जाऊंगा तो अब वो 10 से पहले ही रुक जाएगा, 8 पे रुक गया, 7 पे रुक गया। इस टाइप से मुझे पता चला कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ऑन दिस सर्फेसेस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल, अलग अलग मटेरियल के लिए वो अलग अलग काम करेगा। बट हाउ कैन यू चेक इफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंडीड डिफरेंट फॉर डिफरेंट सर्फेसेस? फिर से वही चेक करो कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अरे अभी भी तो चेक किया भाई, अभी भी तो चेक किया सर हमने, आपने कॉइन वाला एग्जांपल किया उसमें वही तो किया, अलग अलग सर्फेसेस पे लगा के देखा और अलग अलग रास्ते पे जाके रुक जा रहा था, अलग अलग डिस्टेंसेस पे जाके रुक जा रहा था, किसी में 8 सेंटीमीटर पे, किसी में 10 पे, किसी में 20 तक जा रहा था। तो इससे मुझे पता चल जाएगा जिसमें 8 पे ही रुक गया इसका मतलब उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा है, और जहाँ 20 तक गया वहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत कम है। तो मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ। उसी एक्टिविटी को दोबारा से दूसरे तरीके से यहाँ करके दिखा दिया। कैसे? इसमें क्या किया बेटा, एक ब्लॉक लिया, उसको स्प्रिंग बैलेंस से खींच के देखा, ब्लॉक को स्प्रिंग बैलेंस से खींचूंगा, जब मैं इधर खींचूंगा तो ब्लॉक का जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा जो इसके साथ काम कर रहा है, ज़मीन पे लगा हुआ है, काम कर रहा है, तो उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा, बिल्कुल करेगा। तो जितना फ्रिक्शन ज़्यादा होगा उतना ही मुझे इसका मास ज़्यादा महसूस होगा, उसको खींचने में मुझे ज़्यादा पावर लगानी पड़ेगी, उसको खींचने में मुझे ज़्यादा फोर्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करना पड़ेगा, ज़्यादा अट्रैक्शन दिखाना पड़ेगा, तभी जाके वो खींच पाएगा। और अगर इसी सरफेस को मैं स्मूथ कर दूं तो जुप से खींचता चला जाएगा। आपने देखा भी होगा, आप अपने घर में देखना, अगर टाइल वगैरह लगी हुई हैं, आप किसी बॉक्स को स्लाइड करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाह रहे हैं, मम्मी पापा की हेल्प कराना चाह रहे हैं, तो होगा क्या, अगर सरफेस बहुत स्मूथ है, टाइल वगैरह लगी हुई है, तो जुप से खींच के लेके जाएंगे। लेकिन अगर वही सरफेस घर के बाहर जो कच्चा सा रास्ता है, सड़क पे आप खींच रहे हैं, तो वहाँ आपको ज़्यादा फोर्स फ्रिक्शन महसूस होगा। वही यहाँ इस एक्टिविटी से समझा रखा है। उसका रिजल्ट क्या है? द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस गिव्स एन अप्रॉक्सीमेट मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जो स्प्रिंग बैलेंस में जो रीडिंग आई उससे मुझे एक अंदाजा लग गया कि कितना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द सरफेस ऑफ द ब्लॉक एंड द सरफेस ऑन विच इट मूव्स। दो सरफेसेस के बीच में कितना फोर्स है मुझे उसके बारे में अंदाजा लग जाएगा। ए स्मॉलर रीडिंग इंडिकेट्स अ स्मॉलर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जहां भी जिस भी सरफेस पे रीडिंग कम आ रही होगी तो मैं बोल दूंगा वहां फ्रिक्शन कम है, जहां ज़्यादा आ रही होगी मैं बोल दूंगा फ्रिक्शन ज़्यादा है। We conclude that when the force of friction is smaller, जब force of friction कम होगा तो velocity but obvious है बेटा decrease हो जाएगी, more slowly decrease होगी and it travels a larger distance। भाई but obvious है, जहाँ भी force of friction कम होगा, force of friction कम है तो अब धीरे धीरे स्लो डाउन होगा क्योंकि दूर तक जाना है, it will cover large distance, वो large distance तक जाएगा, velocity धीरे धीरे कम होगी। यहाँ बेटा दो फेमस साइंटिस्ट के बारे में बता रखा है, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, साइंस कम्युनिटी में इनका बहुत बड़ा नाम है। सबसे पहले बेटा यहाँ गैलीलियो साहब के बारे में बता रहे हैं। गैलीलियो साहब के बारे में क्या बताए हैं? इट वॉज ओनली इन द 17th century दैट गैलीलियो गैलीली आर्ग्यूड थ्रू ए सीरीज ऑफ थॉट एक्सपेरिमेंट, एक थॉट एक्सपेरिमेंट के थ्रू, प्रैक्टिकली नहीं किया, दैट इफ ए बॉडी मूव्स अलोंग ए हॉरिजेंटल प्लेन, एक बॉडी अगर हॉरिजेंटल प्लेन में मूव कर रही है एंड ऑल इम्पेडिमेंट्स, इम्पेडिमेंट्स क्या होते हैं बेटा? जो रास्ता रोके हुए हैं उसको, जो उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, टू इट्स मोशन आर रिमूव्ड। अगर मैं उनके मोशन के जो सारे इम्पेडिमेंट्स है जो उसको रोकने वाले सबको रिमूव कर दूँ, इट विल कॉन्टिन्यू टू मूव इंडेफिनेटली। सिंपल वर्ड में समझाऊँ तो इन्होंने क्या बताया बेटा कि कोई चीज़, कोई बॉडी है जो मूव कर रही हूँ इस डायरेक्शन में, और इसके बीच के सारी परेशानियां मैं मिटा दूं जो इसको रोकने वाले हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ हम फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं कि मैं इसका फ्रिक्शन 0 कर दूं और एक बार इसको ऐसे पुश कर दूं तो होगा क्या? ये कॉन्टिन्यूसली मूव करती चली जाएगी, इनडेफिनेटली मूव चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। लेकिन क्या रियल लाइफ में पॉसिबल है? नहीं है सर, क्योंकि पहली बात तो फ्रिक्शन ही काम कर रहा होगा, दूसरी बात उसके बाद एयर ड्रैग काम कर रहा होगा। अगर मान लिया मूव कर रही है तो सामने से हवा इसको रोक रही होगी। तो इसीलिए रियल लाइफ में कई सारे फोर्स लगते हैं जिनको जब हम कलेक्टिवली समझते हैं तो वो थोड़ी दूर जाके रुक जाएगी, इस टाइप से लगातार नहीं चलती रहेगी। सेकेंड, यहाँ आइजैक न्यूटन साहब के बारे में बताया, यूज द वर्ड इनर्शिया। उन्होंने इनर्शिया वर्ड का यूज़ किया।
इनर्शिया वर्ड पहली बार सुन रहे हो क्या? इनर्शिया का मतलब होता है बेटा जड़त्व, हिंदी में बोलते हैं जड़त्व, इंग्लिश में बोलते हैं इनर्शिया। जड़त्व या इनर्शिया का मतलब क्या होता है बेटा? एनीथिंग इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में कोई भी चीज़ है वो जिस स्टेट में है वो वहीं रहना चाहती है। जैसे मान लिया एक फुटबॉल है जो रखी हुई है तो वो रखी ही रहेगी, वो अपने आप से मूव नहीं करेगी, अपने आप से मूव नहीं करेगी अनटिल अनलेस आप उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा फोर्स ना लगाएं। कोई बॉल है वो चल रही है, भाई मैंने देखा जब बॉल को चलते हुए वो रोल करते हुए, तो वो बॉल रोल कर रही थी तो रोल करते 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 वो रोल करती रहेगी इंडेफिनेटली अनटिल अनलेस जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स काम ना करे। नहीं सर, हमने तो बॉल को रुकते हुए देखा है। हाँ भाई, तो रुकते हुए देखा है तो वो किस लिए? क्योंकि उसके ऊपर एक एडिशनल फोर्स लग गया। कौन सा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसीलिए वो रुकी है, अदरवाइज वो नहीं रुकती। वही चीज़ बताए हैं। टू डिस्क्राइब द टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट। इनर्शिया क्या चीज़ है बेटा? ये इनर्शिया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी उसमें रेस्ट में चेंज नहीं करने देगा या फिर यूनिफॉर्म मोशन में चेंज नहीं करने देगा। एंड यूज दिस आइडिया टू फ्रेम हिज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और इसी को फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोल दो, लॉ ऑफ इनर्शिया बोल दो, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बोल दो, तीनों एक ही हैं। उसका यूज करते हुए उन्होंने लॉ ऑफ इनर्शिया बताया। क्या बताया? कि कोई भी चीज़ मूव नहीं करना चाहेगी, अगर वो स्टेशनरी है तो स्टेशनरी रहना चाहेगी, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी अनटिल अनलेस जब तक उसके ऊपर दूसरा कोई फोर्स ना लगे। वही है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोल दो, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोल दो, लॉ ऑफ इनर्शिया बोल दो, एक ही है। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट पे है। फुटबॉल की बात कर लेते हैं, रेस्ट पे है, रिमेन्स एट रेस्ट, वो रेस्ट पे ही रहेगा। यहां तक एक बात खत्म। अब दूसरी बात, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, अगर वही बॉल ऑलरेडी मूव कर रही है, मैंने देखा वो मूव कर रही थी, कॉन्टिन्यूज टू मूव करती रहेगी विद ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, उसी वेलोसिटी से चलती रहेगी अनलेस, कब तक? ए नेट फोर्स एक्ट अपॉन द ऑब्जेक्ट। कब तक मूव करती रहेगी? जब तक उसके ऊपर कोई एडिशनल फोर्स ना लगे। कब तक खड़ी रहेगी? जब तक उसके ऊपर कोई मूव कराने के लिए फोर्स ना लगे। फील हुआ भाई? जो चीज़, अब मान लिया इस पेन को मैं यहाँ टेबल पर रख दिया, तो चाहे 2 दिन बाद आके देख लेना बेटा ये टेबल पे ही रखा मिलेगा, इसको आप फील कर सकते हो। लेकिन दूसरा मैंने जो रोल करने का एग्जांपल दिया, बच्चे उसमें थोड़ा डाउट में आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको फ्रिक्शन दिख नहीं रहा है ना। उनको लगेगा कि सर आपने रोल किया तो वो तो चलते कहाँ रहा, 1 मीटर बाद 2 मीटर बाद रुक गया। वो क्यों रुका बेटा? क्योंकि उसके ऊपर एक एडिशनल फोर्स लग गया, एंड दैट फोर्स इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एंड दैट फोर्स इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यही बता रखा है। नेक्स्ट एक एग्जांपल दिया है बेटा। इस एग्जांपल में क्या बताया है? ए पर्सन इज एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑन ए मूविंग बॉक्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक आदमी ने उसका मूविंग बॉक्स था, उसके ऊपर फोर्स लगाया, विच इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर है, एक्टिंग बिटवीन द बॉटम सरफेस ऑफ द बॉक्स एंड द फ्लोर। उसकी तलहटी में काम कर रहा है। विल द बॉक्स कंटिन्यू मूविंग और विल इट कम टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम? तो वो पूछ रहा है क्या वो कंटिन्यू मूव करता रहेगा या फिर रुक जाएगा। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी एक्टिंग ऑन द बॉक्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। फोर्स किधर काम कर रहा है? बैक की तरफ काम कर रहा है। द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉक्स आर इक्वल एंड अपोजिट। दोनों फोर्स, एक राइट साइड में काम कर रहा है, एक लेफ्ट साइड में काम कर रहा है, दोनों इक्वल हैं, अपोजिट हैं। तो क्या करेंगे बेटा? वो बैलेंस कर देंगे एक दूसरे को। वो बैलेंस कर देंगे तो नेट फोर्स कितना होगा बॉक्स के ऊपर? 0। और जब फोर्स उसके ऊपर 0 होता है तो फर्स्ट लॉ के हिसाब से द बॉक्स विल कंटिन्यू मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। वो एक वेलोसिटी से चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा इनडेफिनेटली। लेकिन रियल लाइफ में होता नहीं है। एयर ड्रैग काम करेगा, फ्रिक्शन काम करेगा, वो रुक जाता है। इफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज 0, ए नेट फोर्स विल हैव टू बी अप्लाइड। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 0 होगा तो अपने को एक नेट फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ऑन एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट टू सेट इट मूविंग। हमें मोशन में लाने के लिए उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। बट वंस द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, जैसे ही ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू किया, नो फर्दर फोर्स इज रिक्वायर्ड। अब उसको कोई फोर्स की जरूरत नहीं है टू मूव इट मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। वो चलता रहेगा और ये लॉ है बेटा, चलता ही रहेगा। हाउएवर टू चेंज द वेलोसिटी, लेकिन अगर मैं वेलोसिटी को चेंज करना चाहूँ, उसके मैग्नीट्यूड को चेंज करना चाहूँ, उसकी डायरेक्शन को चेंज करना चाहूँ, ए फोर्स विल हैव टू बी अप्लाइड।
अगर उसको रोकना चाहता हूँ, कोई मोशन में है चीज़, उसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहता हूँ, उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करना चाहता हूँ, तब मुझे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अदरवाइज वो जिस वेलोसिटी से चल रहा है वो चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। यहाँ एग्जाम्पल 6.3 में बताया बेटा, ड्रॉ पोजिशन टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन विच नो नेट फोर्स इज एक्टिंग। यहाँ उसने वो बताया बेटा, आपको पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन का टाइम के साथ हम चैप्टर 4 में कर चुके हैं, ग्राफ ड्रॉ करना है। वेलोसिटी का टाइम के साथ ग्राफ ड्रॉ करना है। कब? नो फोर्स इज एक्टिंग, जब कोई फोर्स एक्ट ना कर रहा हो तब आपको चीज़ें कैसे मिलेंगी। व्हेन नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई काम नहीं कर रहा है, देयर आर टू पॉसिबिलिटी, दो तरीके हो सकते हैं। आइदर द ऑब्जेक्ट इज रेस्ट, अगर पहला तरीका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, दूसरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। दो तरीके हो सकते हैं भाई, मूव कर रहा है तो कंटिन्यू मूव करता रहेगा, अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा। अब ये बता रखा है, अगर मान लो पहली कंडीशन मानते हैं, पहली कंडीशन जब वो रेस्ट पे है, दूसरी कंडीशन जब वो मोशन में है। तो जब वो रेस्ट पे है, टाइम था 0 और वो पोजीशन उसकी इस जगह पे थी। टाइम जब 10 हो गया तब भी वहीं रहेगा, टाइम 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया, टाइम कितना भी बढ़ा लो उसकी पोजीशन कहीं नहीं जा रही है, वो रेस्ट पे है, तो इसीलिए वो उसी जगह पे रहेगा बेटा। इसीलिए ये ब्लू लाइन यहाँ दिखा रखी है। इसी चीज़ का जो वो जहाँ खड़ा है, एक जगह खड़ा है, उसी की वेलोसिटी कहाँ होगी? उसकी वेलोसिटी 0 होगी बेटा। उसकी वेलोसिटी जब टाइम 0 था तब 0 थी, जब टाइम 10 हुआ तब भी वेलोसिटी 0, 20 हुआ तब भी 0, 30 हुआ तब भी 0, 40, 50, 60, उसकी वेलोसिटी नहीं बढ़ी। इसीलिए उसकी वेलोसिटी बेटा सेम रहेगी चाहे टाइम कितना भी बढ़ रहा है। इसीलिए उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा होगा, पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा होगा जिसमें टाइम एक्स एक्सिस पे ही रहेगा। अब बात करते हैं, अगर वो चीज़ मूव कर रही है तो मूव कर रही है तो जब टाइम 0 लिया, मैंने टाइमर स्टार्ट किया, घड़ी को स्टार्ट किया, उस टाइम में जब टाइम मेरा 0 था उसकी पोजीशन 0 थी। 10 सेकंड्स के बाद देखा उसकी पोजीशन चेंज हो गई है, उसकी पोजीशन यहाँ आ गई है। जब टाइम 20 फिर पोजीशन चेंज होगी, इस जगह आ गया, टाइम 30 फिर पोजीशन चेंज होगी। इस टाइप से उसकी पोजीशन चेंज होते जा रही है। और मैं उन पॉइंट्स को जब एक लाइन में ड्रॉ करूँगा तो मुझे पोजीशन टाइम ग्राफ एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन मिलेगी, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये चैप्टर 4 में हम डिटेल में कर चुके हैं। अगर डाउट हो तो एक बार फिर से रिफ्रेश कर लीजिए। अब वेलोसिटी टाइम की बात करते हैं। जब वो चीज़ मोशन में है तो ये बात समझना, मोशन में है तो जब पहला टाइम था, टाइमर मैंने ऑन किया, जब पहला टाइम था जिसको हम 0 सेकंड बोलते हैं, जब मैंने टाइमर ऑन किया तब मैंने क्या देखा, उसकी वेलोसिटी पहले कुछ 30 मीटर पर सेकंड टाइप रही होगी भाई। जब मैंने उसको देखा तो पीछे से चलता हुआ आ रहा था, तो उसकी 30 मीटर, जब टाइम था 0 तो उसकी 30 मीटर थी। जब टाइम 10 हुआ तब भी 30 थी, क्योंकि उनका मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी से हो रहा है। 20 हुआ तब भी 30 थी, 30 हुआ तब भी 30 थी, 40 हुआ तब भी 30 थी। उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया। इसीलिए उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा ना बेटा, वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। हाँ, पॉज एंड पॉन्डर में एक दो क्वेश्चंस दिए हैं, समझते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, एक ऑब्जेक्ट है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इज देयर ए नेट फोर्स एक्टिंग अपॉन इट? एक बात बताओ बेटा, कांस्टेंट वेलोसिटी बोला है, ना तो एक्सेलरेशन है ना रिटार्डेशन है, ना वो स्पीड अप हो रहा है ना स्लो डाउन हो रहा है, तो क्या उसके ऊपर कोई फोर्स काम कर? नहीं सर। अगर वो स्टेशनरी है तब भी कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, और अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तब भी उसके ऊपर कोई नेट फोर्स काम नहीं कर रहा है। फोर्थ क्वेश्चन, सपोज नो नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है। इनमें से कौन सी सिचुएशन पॉसिबल है? ऑब्जेक्ट रिमेन एट रेस्ट इफ एट रेस्ट, बिल्कुल सर, यही तो फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? यही बोलता है कि अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट ही करता रहेगा। ऑब्जेक्ट कीप मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, यहाँ फंसाएगा आपको, वेलोसिटी पे ध्यान देना, इफ ऑलरेडी मूविंग, हाँ सर ये भी है। ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन नहीं होनी चाहिए, ये गड़बड़ है। जो फर्स्ट लॉ है ना, याद कर लेना बेटा, समझ लेना, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, मूव कर रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मत लिख लेना। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब है अभी तक 30 की स्पीड पे चल रहा था, फिर 35 हो गया, फिर 40 हो गया, फिर 45 हो गया, तो इसका मतलब उसकी तो स्पीड बढ़ रही है ना, तो कहाँ से मिला फोर्स? कॉन्सेप्ट लगाना बेटा दिमाग में,
रटना नहीं चीज़ों को, समझो भाई। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब है कि उसकी स्पीड अप हो रहा है, तो उसको वो एक्स्ट्रा फोर्स कहाँ से मिल रहा है भाई? कोई फोर्स तो काम ही नहीं कर रहा उसके ऊपर। या फिर इसका उल्टा भी दे रखा होता, कांस्टेंट रिटार्डेशन दे रखा होता। रिटार्डेशन मतलब स्लो डाउन हो रहा है, पहले 30 था, फिर 25, फिर 20, 15 घट रहा है, तो वो भी तभी घटेगा अगर उसके ऊपर कोई फोर्स काम कर रहा होगा। अगर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा, पहले ही बता रहा कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये केस गलत है। इन द रियल वर्ल्ड इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड अ सिचुएशन, रियल वर्ल्ड में मुश्किल हो जाता है एक सिचुएशन पाना वेयर नो फोर्स आर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर से कोई काम ना कर रहा हो, क्योंकि कोई ना कोई ग्रेविटेशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स काम करता मिलेगा। बट बाय अप्लाइंग एडिशनल फोर्सेस ए कंडीशन कैन बी अचीव्ड। मुझे पता है कि भाई इस चीज़ को ग्रेविटेशन खींच रही है, तो मैं क्या करता हूँ, एक एडिशनल फोर्स लगा देता हूँ ऊपर की तरफ। एक एडिशनल फोर्स लगा दिया मैंने, तो एक कंडीशन अचीव की जा सकती है वेयर द नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। अब ये पेन है, मुझे पता है अगर इसको मैं छोड़ दूँ तो ये नीचे की तरफ जाएगा, तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स काम कर रहा है? सर इसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स काम कर रहा है, तो मुझे एक एडिशनल फोर्स लगाना पड़ेगा उसके अपोजिट। एडिशनल फोर्स लगा तो रखा, ये हाथ क्या है, अगर ये 10 न्यूटन से नीचे की तरफ खींच रहा है, तो मेरे हाथ ने उसको ऊपर की तरफ खींचने के लिए एक एडिशनल फोर्स लगा रखा है। कितने न्यूटन का? उतना ही होगा जितना नीचे की तरफ खींच रहा है, तभी तो बैलेंस किए हुए 10 न्यूटन ही होगा, 10 न्यूटन ही होगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ नेट फोर्स। नेट फोर्स के एब्सेंस में बता रहा है, इट इज नेचुरल टू आस्क व्हाट हैपन्स टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन देयर इज नेट फोर्स। क्या होगा अगर नेट फोर्स लगेगा? न्यूटन सेकंड लॉ उसी चीज को एक्सप्लेन करेगा। बात समझ रहे हो? न्यूटन फर्स्ट लॉ खत्म हो गया, अब सेकंड लॉ का इंट्रोडक्शन समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई फर्स्ट लॉ कब काम करेगा? व्हेन देयर इज नो नेट फोर्स। लेकिन अगर नेट फोर्स हुआ तो सेकंड लॉ। अगर नेट फोर्स आपको कहीं दिखाई दे तो सेकंड लॉ लगा दो। सेकंड लॉ समझते हैं। यू नो दैट ए फोर्स कैन सेट एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। आपको पता है एक फोर्स क्या कर सकता है? मोशन में ला सकता है। ब्रिंग इट टू रेस्ट, मोशन में ला सकता है, रेस्ट में ला सकता है, इसकी वेलोसिटी चेंज कर सकता है। फोर्स से काम कर सकता है, नहीं कर सकता? डाउट में तो नहीं हो। अ चेंज इन वेलोसिटी मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग। जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब वो चीज़ एक्सेलरेट कर रही है। जब मैंने फोर्स लगाया तो वो बॉल जिसको मैंने हिट किया तो अब उसकी स्पीड बढ़ने लग गई, वो इसका मतलब वो एक्सेलरेट कर रही है। दस ए फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। इससे का मुझे ये पता चल गया कि फोर्स के बीच में और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन है, इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। जैसे जैसे फोर्स बढ़ाऊंगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन बढ़ेगी। यहाँ तक ऐसे समझ आई। बट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द नेट फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स एक्सेलरेशन? लेकिन क्या रिलेशन है भाई? एग्जैक्ट बताओ मुझे, कुछ ऐसे लिख के बताओ इसके इक्वल में कुछ होगा और ए होगा, तभी तो मुझे एग्जैक्ट रिलेशन। डायरेक्टली का मतलब होता है भाई ये बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, वो बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो वो भी घटेगा, वो घटेगा तो ये भी घटेगा, ऐसा ही है। लेकिन एग्जैक्टली कितना बढ़ेगा? 2 टाइम्स बढ़ेगा, 4 टाइम्स बढ़ेगा, 6 टाइम्स बढ़ेगा, वो बताओ मुझे। इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया नहीं है। इसके लिए एक एक्टिविटी 6.3 डिज़ाइन कर दी। ये डेमोस्ट्रेशन एक्टिविटी है। डेमोस्ट्रेशन एक्टिविटी का मतलब क्या होता है बेटा? डेमो एक्टिविटी। डेमो मतलब जो आप नॉर्मली टीचर वगैरह आपको करके दिखाते हैं, उस टाइप की एक्टिविटी है। क्लासरूम ग्रुप एक्टिविटी जिसमें टीचर आपको करके दिखाएगा। कैसे करेगा बेटा? एक माचिस का खाली डिब्बा लिया, कार्डबोर्ड बॉक्स लिया, उसमें ये इस टाइप से 2 पतले पतली पेंसिल बोल रखा है इसने, आप कुछ भी यूज़ कर लो। आप जूते का डिब्बा यूज़ कर सकते हो। अगर थोड़ा बड़ा बनाना चाह रहे हो तो जूते का डिब्बा आपका आता है खाली, वो बड़ा यूज़ कर लो। उसके अंदर 2 पेंसिल घुसा दो। पेंसिल के बाद यहाँ ये 4 बियरिंग टाइप, जो बॉल बियरिंग होता है ना, पंखे वगैरह में यूज़ किए जाते हैं, वो बड़े पुराने कहीं मिल जाएँ वो यूज़ कर लीजिए। उसके बाद एक पेपर कप लगा रखा है यहाँ, इस टाइप से पेपर कप लगा के और उसको रस्सी से कनेक्ट कर दिया। इस टाइप से सेटअप बनाया। यहाँ उस काट को, जो जूते का डब्बा था, उससे मैंने एक गाड़ी टाइप बना ली जिसमें 4 पहिए लगे हुए हैं। 1 2 3 4 4 पहिए लगा हुए हैं। अब उसका साइड व्यू दिखा रहा है आपको। साइड व्यू में कैसे दिखाया? एक पुली के ऊपर से होते हुए इस रस्सी को थ्रेड के थ्रू यहाँ बांध दिया। पेपर कप में क्या करेगा बेटा? वेट डालेगा। अब ये समझने की कोशिश करना, इस थ्रेड के थ्रू ये गिलास इसको खींच रहा होगा। हाँ सर खींच रहा होगा। कितना फोर्स से खींच रहा होगा? जितना बेटा ये इसको नीचे की तरफ खींच रहा होगा ना,
जितना नीचे की तरफ खींच रहा होगा उतना ही ये तेज़ी से आगे बढ़ेगा। बिल्कुल सर, वही चीज़ समझा रखा है। पहले आपको बॉक्स बनाना बताया कि बॉक्स तो आजकल बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, इन सब में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम स्मार्ट स्टडी करेंगे, स्मार्टली पढ़ाई करेंगे। जहाँ इंपॉर्टेंट होगा मैंने हाईलाइट भी कर रखा है और उस चीज़ को गहराई से भी पढ़ाऊँगा आपको। और जहाँ अनइम्पॉर्टेंट है, अब ये बॉक्स का और ये पहिए बनाने वाला मुझे नहीं लगता आपको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, इसलिए मैं उन चीज़ों को स्किप कर देता हूँ जो आपके लिए ज़रूरत नहीं होती हैं। तो इस टाइप से ड्रॉ ए लाइन ऑन द वन एंड ऑफ द टेबल के एक लाइन पे एंड पे लाइन ड्रॉ की, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट बना दिया उसने कि भाई वो क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। उस तरह से करते 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 एक दूसरे एंड पे उसने टांग दिया। टू दिस थ्रेड अटैच ए कप टांग दिया, जिसमें आप कुछ ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, कुछ मास रख सकते हैं, जिससे कि वो नीचे की तरफ खींचे। मेजर द मास ऑफ द कप अलॉन्ग विद एनी अदर ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखो कि आपने कितना ग्राम कप और जो भी वेट डाला है सब मिला के, मान लिया मैंने 100 ग्राम डाला, मैंने क्या किया बेटा 100 ग्राम टोटल सब इसका वेट रख दिया। स्टार्ट रिकॉर्डिंग ए वीडियो। अब यहाँ से मोबाइल लो, अपना वीडियो रिकॉर्ड शुरू कर दो स्लो मोशन में। रिलीज द कार्ट फ्रॉम द स्टार्ट लाइन एंड रिकॉर्ड द वीडियो अंटिल इट रीचेज द पाइप एट द अदर एंड ऑफ द टेबल। अब ये मूव करते करते बेटा यहाँ तक जाएगा और यहाँ जाके ये रुक जाएगा, यहाँ जाके ये रुक जाएगा। अब पूरे वीडियो को रिकॉर्ड कर लो। रिकॉर्ड करने के बाद रीड द टाइम व्हेन यू रिलीज द कार्ट। टाइमर स्टार्ट करो, कब, जब आपने कार्ट को स्टार्ट किया था। एंड व्हेन इट रीच द एंड, जब ये दूसरे एंड पे पहुंचा तो आप टाइमर नोट कर लो। भाई जब शुरू में टाइमर लगाया तो 0 सेकंड था, 0 से शुरू करेंगे, और जब वहां तक पहुंचा तो इट टुक 10 सेकंड्स, तो इसको 10 सेकंड लगते हैं वहां से वहां तक पहुंचने में। नाउ डबल द मास। अब मास को बढ़ा दो। बेसिकली आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है बेटा, ये समझाने की कोशिश कर रहा है कहानी को समझो, वर्ड्स पे मत परेशान हो, कहानी को समझो। ये समझा रहा है कि जैसे ही मैं उसका मास डबल करूंगा तो जल्दी पहुंच जाएगा। क्यों जल्दी पहुंच जाएगा? क्योंकि उसको ज़्यादा फोर्स नीचे की तरफ खींच रहा है, और ज़्यादा फोर्स नीचे की तरफ खींच रहा है तो ये तेज़ी से मूव करेगा। तेज़ी से मूव करेगा तो टाइम घट जाएगा, तेज़ी से मूव करेगा तो टाइम घट जाएगा। नाउ डबल द ओ एंड रिपीट स्टेप, और इसको टाइम 2 रख दो। तो यहाँ आप देखोगे बेटा जैसे ही आपने बढ़ाया, वेट बढ़ाएगा, मास बढ़ाओगे तो टाइम घट जाएगा। यूजिंग द वैल्यू ऑफ द टाइम मेजर लेट अस डू सम एनालिसिस। अब कुछ एनालिसिस करते हैं। फॉर बोथ द केसेस द कार्ट स्टार्ट फ्रॉम 0 वेलोसिटी। स्टार्टिंग में वेलोसिटी हर एक केस में कितनी थी? 0। यू से दिखाते हैं बेटा इनिशियल वेलोसिटी को। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी, स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी थी 0। एंड ट्रेवल द सेम डिस्टेंस, और दोनों केसेस में डिस्टेंस उतना ही ट्रेवल किया। एस A1 A2 अलग अलग एक्सेलेरेशन है बेटा, तो इसीलिए उसने क्या किया, 2 अलग अलग वो फॉर्मूला यूज़ कर लिए। आपने काइनेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, वहाँ S का फॉर्मूला क्या था बेटा? S इज इक्वल टू स्मॉल u t प्लस हाफ A स्टैंड फॉर एक्सेलेरेशन, T फॉर टाइम। तो यहाँ दोनों केसेस में आपने देखा u इज इक्वल टू 0। जैसे u को 0 रखोगे तो ये वाला पूरा कॉन्टेंट 0, तो s इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वेयर। तो s इज इक्वल टू हाफ A1, पहले केस में 1 रख दिया, T1 का स्क्वायर। दूसरे केस में s इज इक्वल टू हाफ A2 T2 स्क्वायर। अब जब ये दोनों बराबर हैं, ये भी और ये भी s दोनों बराबर हैं, मुझे पता है दोनों डिस्टेंस बराबर हैं, और ये इसके बराबर ये इसके बराबर है, तो क्या ये दोनों बराबर नहीं है? बिल्कुल है सर। तो मैंने इन दोनों को बराबर रख दिया। मैंने क्या किया, 1/2 A1 T1 का स्क्वायर, 1/2 A2 T2 का स्क्वायर। हाफ इधर है, हाफ इधर है, कट गया। इधर A1 है तो दोनों A1 को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। A2 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू, इधर T2 था, हाँ सर था, T2 का स्क्वायर था, इधर T1 का स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में था, ये यहाँ मल्टीप्लाई था ये से, जैसे इधर जाएगा डिवाइड में चला जाएगा T1 का स्क्वायर, यही तो लिखा है। A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू T2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई T1 का स्क्वायर। इसका मतलब मुझे क्या पता चला? इसका मतलब मुझे पता चला सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2, जैसे ही हम T और T2 की वैल्यू रखूंगा, अब जैसे मैंने 5 और 10 मानी है तो मैं रख देता हूँ A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू T2 कितना आया था मेरा? 5 सेकंड आया था, तो 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, 10 का स्क्वायर होता है 100। 25 से 100 काटूंगा तो ऊपर तो आ जाएगा 1, नीचे आ जाएगा 4।
Substituting the value of T1 and T2, you will find that when you increase the force, जब आपने फोर्स बढ़ाया for the same mass of the cart, the acceleration increase. मास का और अब एक्सेलेरेशन के बीच में रिलेशन पता कर रहा है, मास का और एक्सेलेरेशन के बीच में रिलेशन पता कर रहा है. यू मे कंक्लूड दैट द एक्सेलेरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए फिक्स्ड मास इंक्रीजेज एट द नेट फोर्स अप्लाइड और इंक्रीजेज. जैसे ही आप क्या कंक्लूड करोगे बेटा, एक्सेलेरेशन क्या होगा, बढ़ जाएगी अगर आप नेट फोर्स बढ़ाएंगे तो. नेट फोर्स बढ़ाएंगे तो एक्सेलेरेशन बढ़ जाएगी. यही तो हम स्टार्टिंग में लेके चले थे बेटा. यहाँ मैं वही तो बता रहा था आपको, जैसे जैसे फोर्स बढ़ाएंगे, कहाँ था वो, जैसे जैसे फोर्स बढ़ाएंगे एक्सेलेरेशन बढ़ जाएगी. वही उसी चीज़ को उसने एक एक्टिविटी के थ्रू आपको प्रूव करके दिखा दिया. थिंक एज ए साइंटिस्ट. अभी देखो कितनी अच्छी बात है, आपको साइंटिस्ट बना दिया. फॉर द सेम फोर्स, यहाँ हमें समझ में आया, सेम फोर्स के लिए स्मॉलर मास हैज़ ए लार्जर एक्सेलेरेशन. स्मॉलर मास हैज़ ए लार्जर एक्सेलेरेशन, मास और एक्सेलेरेशन के बीच में रिलेशन, और ए लार्जर मास हैज़ ए स्मॉलर एक्सेलेरेशन. उल्टा हो गया दोनों का. नाउ हाउ कैन यू टेस्ट योर सेकंड हाइपोथेसिस. अब सेकंड हाइपोथेसिस जो हमें दिखाई, हमें समझाई, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए एक सेकंड एक्टिविटी बता दी. ये भी सेम डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी है बेटा. कहीं ना कहीं घूमते घूमते लास्ट में आपको ये समझाएगा फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन. हम वहाँ तक पहुँच रहे हैं. कैसे पहुँच रहे हैं, 1 by 1. पहले उसने एफ का ए के साथ रिलेशन बता दिया, एफ का ए के साथ रिलेशन बता दिया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलेरेशन. अब वो मास और एक्सेलेरेशन के बीच में समझा रहा है. इस एक्टिविटी में क्या बताएगा बेटा, दिस एक्टिविटी इज रिकमेंडेड टू बी परफॉर्म बाय ए क्लासरूम ग्रुप एक्टिविटी बाय द टीचर. टीचर करके दिखाएगा. जो 6.3 वाली एक्टिविटी थी विद द वेरिएशन, कीप द मास ऑफ द कप एंड ऑब्जेक्ट इनसाइड इट कांस्टेंट. अब की बार उसने क्या किया बेटा, मास को कांस्टेंट ले लिया. सीधी सी कहानी ये है, मास उसने अब की बार बोला मास को चेंज मत करो. पिछली बार हमने क्या किया था, मास को डबल किया था. अब बोल रहा है कि मास को आप लोग कांस्टेंट रखिए. डबल द मास ऑफ द कार्ट बाय एडिंग मोर ऑब्जेक्ट इन इट. कीप द मास ऑफ द कप एंड द ऑब्जेक्ट इनसाइड इट कांस्टेंट. अच्छा, कप और उसको कांस्टेंट रखिए और कार्ट के मास को डबल कर दीजिए. कप को बराबर रखा, कार्ट का मास डबल कर दिया, कार्ट के अंदर कुछ रख दिया. मेजर द मास ऑफ द कार्ट अलॉन्ग विद द ऑब्जेक्ट इनसाइड इट विद द वेइंग स्केल. अब उसको फिर से मास को मेजर करो. कैरी आउट स्टेप 5 and 6. जो 6.3 एक्टिविटी की थी उसमें से जो एक्टिविटी 6.3 की, उसके स्टेप 5 और 6 को फिर से रिपीट कीजिए यूजिंग द वैल्यू ऑफ टाइम मेजर. अब फिर से टाइम मेजर कीजिए. अब रेशियो ऑफ एक्सेलेरेशन फॉर दीज 2 केसेस. अब एक्सेलेरेशन की जो वैल्यू निकाली थी हमने A1 और A2, फिर से कैलकुलेट कीजिए. डू यू फाइंड फॉर द सेम फोर्स, अब सेम फोर्स लगा रहा हूं, व्हेन यू इंक्रीज द मास ऑफ द कार्ट, जब आपने कार्ट का मास बढ़ा दिया, द एक्सेलेरेशन डिक्रीज. मास में और एक्सेलेरेशन में अब आपको समझा रहा है बेटा, मास में और एक्सेलेरेशन के बीच में रिलेशन बता रहा है कि मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलेरेशन. जैसे ही मास बढ़ाएंगे एक्सेलेरेशन घट जाएगी. सर फील तो नहीं हुआ. एक बात बताओ बेटा, अगर मान लिया एक कार है जिसका मास है 1000 किलोग्राम, अगर मैं सेम फोर्स दे रहा हूँ तो उसकी कुछ स्पीड मान लिया 100 किलोमीटर पर आवर तक पहुँच गई. अगर वही कार की जगह मैं मास बड़ा कर दूँ, जैसे यहाँ कार्ट का मास बड़ा कर दिया, उस कार की जगह ट्रक खड़ा कर दूँ और वही फोर्स दूँ, तो क्या एक्सेलेरेशन उतनी तेज़ी से होगी क्या? एक्सेलेरेशन उसके तेज़ी से बढ़ेगी क्या? फील करो ना यार भाई. एक ट्रक खड़ा है और एक कार खड़ी है रेड लाइट पे. तुमने देखा होगा तो ट्रक को स्टार्टिंग होने में ही, पिकअप लेने में, जैसे रेड लाइट से ग्रीन हुई, ट्रक बेचारा धीरे धू 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 करके जाएगा और कार क्या है, जुप से निकल जाएगी. क्यों? क्योंकि उसका मास कम है. अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर इंजन में भी तो फ़र्क है. हाँ भाई, इंजन में फ़र्क है, लेकिन आपको फील कराने के लिए समझा रहा हूँ कि भाई जितना ऑब्जेक्ट का मास कम होगा उसकी एक्सेलेरेशन उतनी ही ज़्यादा होगी. यही चीज़ यहाँ समझा रहा है. फॉर ए गिवन मैग्नीट्यूड ऑफ ए फोर्स हमें बराबर रखना है, इसीलिए उसने कप का मास बराबर रखा ताकि जो नीचे की तरफ फोर्स खींच रहा था, कप का जो मास था वो फोर्स ही तो था. तो यहाँ क्या किया उसने, फोर्स के मास को बराबर रखा. फोर्स के मास को बराबर रखते हुए एक्सेलेरेशन और मास के बीच में कोरिलेशन निकाला, तो वो आपको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मिलेगा, इन्वर्सली रिलेटेड मिलेगा आपको. द रिलेशन बिटवीन, तो यहाँ से मुझे 3 चीज़ों के बीच में रिलेशन पता चल गया, फोर्स, मास एंड एक्सेलेरेशन. अब उनको हमें
यू प्रैक्टिकली चेक करा के एक रूल बना दिया जिसे हम न्यूटन सेकंड लॉ बोलते हैं, जो कहता क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलेरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझा रहा है कि जो एक्सेलेरेशन है उसका मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, वो फोर्स के तो पैरेलल है, फोर्स के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और उसी एक्सेलेरेशन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। ये मेरा न्यूटन सेकंड लॉ है। इसको अभी और आसान बनाएंगे, ये तो बच्चों को मुश्किल लग रहा होगा। तो जब इन दोनों को मैंने क्लब किया तो A इज इक्वल टू एफ बाई एम आ गया। m को इधर ले जाता हूँ, m इधर डिवाइड में था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो f की वैल्यू आ गई एम ए। दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दिस इज द न्यूमेरिकल फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन का न्यूमेरिकल फॉर्म है। यहाँ तक समझ आया? इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है, उसको दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है, उसके बारे में समझेंगे। पहले एक बार इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं, यूनिट्स वगैरह के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। यूनिट एसआई यूनिट ऑफ मास, मास की एसआई यूनिट क्या होगी बेटा? सर किलोग्राम होगी। एक्सेलरेशन की क्या होगी? सर मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। ठीक है सर, लिख दिया। मास अगर 1 किलोग्राम है, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। बेटा समझना, जब भी आप यूनिट्स कैलकुलेट करने जाए ना, तो उसके नंबर्स को जो न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी हो उसको 1 रखने की कोशिश करना। तो मुझे f का पता करना था, तो इसको भी 1 रखा, इसकी भी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 रखी, और जो यूनिट्स थी भाई वो तो ऐसा यूनिट रखनी ही पड़ेंगी। यूनिट्स किलोग्राम थी और मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी, तो यूनिट तो देखो वही रहेगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा न्यूमेरिकल वैल्यू 1 ही लाना, हर बार यही कोशिश करना, ताकि रिजल्ट में मेरे पास 1 पता चल जाए। तो फोर्स कितना होगा बेटा? दैट इज इक्वल टू 1। कितना 1? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो यूनिट बनी उसको एक अलग से नया नाम दे दिया, दैट इज न्यूटन। तो इट इज इक्वल टू 1 न्यूटन। न्यूटन साहब के ऑनर में उसको, क्योंकि न्यूटन साहब ने इसकी खोज की थी, इसीलिए उसको ऑनर में यूनिट का नाम भी एन रख दिया। एन स्टैंड्स फॉर न्यूटन। तो अब उसको डिफाइन कर देते हैं न्यूटन को। 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज द फोर्स दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 न्यूटन। 1 न्यूटन फोर्स क्या है बेटा? 1 न्यूटन फोर्स वो है जो 1 किलोग्राम फोर्स को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड एक्सेलरेशन से मूव करा दे। 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज द फोर्स दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 किलोग्राम। सिंपल रखो, 1 किलोग्राम की कोई चीज़ है, उसको जब अगर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन जो फोर्स पैदा कर दे, मैंने पुश किया, और अगर वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, तो जो फोर्स मैंने लगाया ना, दैट इज़ 1 न्यूटन। उसको फील कराने के लिए समझा रहा है, उसको फील कराने के लिए समझा रहा है। जैसे यहाँ बताया, कुछ बच्चों को डाउट आता है, सर 1 न्यूटन कैसे फील करूँ कि कितना होता है 1 न्यूटन? वही बता रखा है। अगर मैं 100 ग्राम मास को, कोई 100 ग्राम की कोई चीज़ ली, मान ली पेन 100 ग्राम का है और मैंने इसको अपने हाथ पे रखा हुआ है, तो अब मेरा जो हैंड है वो इसको ऊपर की तरफ धकेल रहा है, तो कितने फोर्स से धकेल रहा है? वो 1 न्यूटन फोर्स होगा, वो 1 न्यूटन फोर्स होगा। द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्स बाय द अर्थ, जिसको हम जी बोलते हैं, डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक अभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ते हैं, वो बता रहा है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो उसके मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, वो यूनिफॉर्म सी रहेगी हर एक चीज़ के लिए। समझ लेते हैं कैसे। यू नो दैट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स, अगर किसी चीज़ के ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स जो नीचे की तरफ लग रहा है, एन ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड द अर्थ, एक ऑब्जेक्ट को छोड़ दूंगा तो अर्थ की तरफ गिरेगा। ड्यूरिंग दिस मोशन द एक्सेलरेशन इन्वॉल्व इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स, या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। फिर से समझो, इस पेन को मैं 10 मंजिल पे लेके चला गया, 10 मंजिल से मैंने इसको छोड़ दिया, तो स्टार्टिंग में इसकी स्पीड कितनी रही होगी? सर जब आपने छोड़ा है तो उसकी स्पीड इनिशियल 0 रही होगी, इनिशियल वेलोसिटी 0। 1 सेकंड बाद, हम चैप्टर 4 में कर चुके हैं बेटा, 1 सेकंड बाद उसकी स्पीड जो होगी बढ़ के 9.8 मीटर पर सेकंड हो चुकी होगी। यानी 1 सेकंड में उसने कितना गेन किया? 9.8 मीटर किया। तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी हुई? 9.8 मीटर पर सेकंड। अगले एक सेकंड में 19.8 मीटर पर सेकंड होगी। तो एक्सेलरेशन कितनी आएगी बेटा? इस टाइप से हम कैलकुलेट चैप्टर 4 में किया था बेटा, अच्छे से याद रखना। तो हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चलेगा उसकी एक्सेलरेशन होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
वही 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम कैलकुलेट करेंगे, जिसे हम यहाँ g से दिखाते हैं और जिसकी वैल्यू मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ड्यूरिंग दिस मोशन, जब ऊपर से नीचे आया, द एक्सेलेरेशन इन्वॉल्व्ड इज कॉल्ड एक्सेलेरेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्स। एक्सेलेरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी बोला जाता है उसे, और डिनोट किया जाएगा स्मॉल g से। इट्स यूनिट इज सेम एज दैट ऑफ द एक्सेलेरेशन। जो एक्सेलेरेशन की यूनिट क्या थी बेटा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी, वही इसकी होगी। द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, अभी हमने पढ़ा था, सेकंड लॉ क्या बोल रहा था, F इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलेरेशन। वहां हम एक्सेलेरेशन को a से डिफाइन कर रहे थे, यहां जब वो चीज ऊपर से नीचे गिर रही होगी तो वो एक्सेलेरेशन बन जाएगी बेटा, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वहां हम a से रिप्रेजेंट कर रहे थे, उसी को हम यहां g से रिप्रेजेंट करेंगे। a था एक्सेलेरेशन, g रहेगा एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी कांस्टेंट वैल्यू रहेगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहाँ, अब आप कहोगे सर हर जगह नहीं, नियर द ये क्या है, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, ये आपके बुक में दे रखा है, सरफेस ऑफ अर्थ के आसपास, उसकी वैल्यू हम हर बार 9.8 लेंगे। और छोटी क्लासेस के लिए आप उसको 10 मीटर भी ले सकते हो, 9.8 10 के आसपास ही हो गया तो आप उसको 10 भी ले सकते हो। एक कॉमन सा वो बता दिया आपको, 10 के आसपास रहेगा। रेडी टू गो बियॉन्ड, अब उससे और अच्छे से समझना चाहते हैं, सर सेकंड लॉ आपने समझा तो दिया, और सेकंड लॉ में आपने बता दिया कि इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रहेगा F इज इक्वल टू ma, तो क्या यही है? नहीं बेटा, अगर आप थ्योरेटिकली उसको और गहराई में समझना चाहते हो और एक्सप्लेन करना चाहते हो तो उसकी सेकंड तरीका बता रहा है, क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ स्टेट दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है बेटा मास इनटू वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम होगा मास मल्टीप्लाई बाय इट्स वेलोसिटी। बोल रहा है न्यूटन सेकंड लॉ स्टेट दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स। जितनी तेजी से मोमेंटम चेंज हो रहा होगा, जितनी तेजी से मोमेंटम चेंज हो रहा होगा वो किस पे डिपेंड करेगा बेटा, नेट फोर्स पे। एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द नेट फोर्स एक्ट्स, उस डायरेक्शन में काम करेगा जिधर नेट फोर्स काम कर रहा होगा। न्यूटन सेकंड लॉ एक्सप्रेस इन दिस फॉर्म इज एप्लीकेबल टू द सिचुएशन इवन वेयर द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट कांस्टेंट। हायर क्लासेस में जाएंगे तो हम कुछ केसेस ऐसे भी पढ़ेंगे बेटा, जहां जो हम यहां बोल रहे थे F इज इक्वल टू m इंटू a, वहां हम देख रहे थे मास कांस्टेंट है। हायर क्लासेस में जाएंगे तब मास चेंज हो रहा होगा, तब भी ये वाला एक्सप्रेशन उसमें काम करेगा, ये शायद काम ना करे। ये हाई क्लासेस के लिए है, ये उन बच्चों के लिए है जो वांट टू गो बियॉन्ड, जो और आगे जाना चाहते हैं। सेकेंड लॉ का अब बोल रहा है कि इट इज़ अ फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर, जो रियली में हर जगह होता है। मैनी इवेंट्स अराउंड अस कैन बी एक्सप्लेन, बहुत से इवेंट है जिनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे यहाँ बॉल को कैच करते हैं तो कुछ बच्चे जिनको क्रिकेट बहुत अच्छे से नहीं आता वो कैच करेंगे, और जैसे ही कैच किया वहीं हाथ को रोक लिया, तो हाथ को रोकेंगे तो क्या होगा, जुप से बॉल आके लगेगी। जब जुप से बॉल आके लगेगी तो पूरा इम्पैक्ट ट्रांसफ़र होगा, वो बॉल का जो फोर्स था, पूरा मोमेंटम था, जितने उस बॉल की मास थी मल्टीप्लाई बाय इट्स वेलोसिटी, वो मेरे हाथ में ट्रांसफ़र होगा, मुझे दर्द होगा। लेकिन जो स्मार्ट बच्चे हैं वो क्या करेंगे, उस कैच को नीचे की तरफ लाएंगे, उस कैच को बॉल के साथ साथ नीचे की तरफ लाएंगे। इसलिए कभी भी देखना बेटा, इंटरनेशनल लेवल पे जो फील्डर होते हैं वो बॉल को उस हाथ के साथ लेके जाएंगे, यूँ पीछे की तरफ लेके जाएंगे, नीचे की तरफ खींचेंगे, तो ये दिखा रखा है, नीचे की तरफ धीरे धीरे ड्रॉ करेंगे, वही समझा रखा है। यू माइट हैव नोटिस दैट व्हाइल कैचिंग ए फास्ट मूविंग बॉल, जब एक तेज मूव होती बॉल को आप कैच करोगे, द फील्डर ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे पुल करेगा देयर हैंड बैकवर्ड, पीछे की तरफ विद द मूविंग बॉल जस्ट आफ्टर कैचिंग इट, जैसे ही कैच करेगा पीछे की तरफ करेगा। ऐसा करते वक्त द टाइम ड्यूरेशन इज इंक्रीज, उसने क्या किया बेटा, वो इम्पैक्ट का टाइम घटा दिया, इम्पैक्ट का टाइम घटा दिया। ड्यूरिंग विच द हाई वेलोसिटी ऑफ द बॉल रिड्यूसेस टू जीरो, जिससे क्या होगा, जो बॉल की वेलोसिटी है वो धीरे धीरे घटते घटते जीरो होगी। दिस रिड्यूसेस द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलेरेशन, तो उससे एक्सेलेरेशन घट जाएगी। एज इट स्लो डाउन दस रिक्वायरिंग ए स्मॉलर फोर्स, तो उससे क्या होगा, कम फोर्स लगेगा टू बी अप्लाइड बाय द फील्डर टू स्टॉप द बॉल, तो बॉल को रोकने में फील्डर का कम फोर्स लगेगा और इम्पैक्ट धीरे धीरे ट्रांसफर होगा। अप्लाइंग ए स्मॉलर फोर्स टू द मूविंग बॉल ऑल्सो मिनिमाइजेस इंजरी टू द फील्डर, फील्डर को इंजरी भी कम लगेगी। उसके अलावा यहाँ दो एग्जाम्पल और समझा रखे हैं।
साइंस एंड सोसाइटी के अंडर जब ये मान लिया कभी इम्पैक्ट होता है बहुत बड़ा वाला, तो आपके गाड़ी के ये खुल जाते हैं, एयरबैग खुल जाते हैं। एयरबैग खुलने से क्या होगा, क्या आपका सिर उसके ऊपर नहीं टकराएगा, स्टीयरिंग व्हील के ऊपर टकराएगा, लेकिन धीरे धीरे टकराएगा, टाइम बढ़ जाएगा, टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, धीरे धीरे टकराएगा, और धीरे धीरे टकराएगा तो इंजरी कम होगी। इसका उल्टा, जब नारियल को हम धीरे धीरे मारेंगे तो टूटेगा नहीं, लेकिन एक बार में उठा कर जुप से मार देंगे। मान लिया एक गाड़ी खरीदी, गाड़ी खरीदते वक्त आप मंदिर गए, मंदिर में जो पुजारी रहते हैं वो नारियल तुड़वाते हैं इस तरह से, तो वो क्या करना पड़ेगा, अगर कोई बच्चा धीरे धीरे मार रहा है तो क्या टूट जाएगा? नहीं, उसको एक फोर्स से पूरा जोर से मारेंगे तो क्या होगा, वो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा, हम यहाँ क्या चाह रहे हैं, यहाँ चाह रहे थे इम्पैक्ट कम हो, यहाँ चाह रहे हैं कि इम्पैक्ट ज़्यादा हो, तो मैं उसको जुप से मारूंगा तो टूट जाएगा। लेकिन अगर क्या इसी की जगह फर्श वगैरह मजबूत कंक्रीट प्लेस की जगह अगर मैं मिट्टी ले लूँ और उसको तोड़ूं, तो चाहे बेटा कितना भी फोर्स लगा लेना नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि उसका जैसे ही मिट्टी लिया तो वो धीरे 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 नीचे जाएगा और रुकने में काफ़ी टाइम लगा देगा। जिसका यूज़ जो नॉर्मली आपने देखा हुआ हाई जंप में मिट्टी वगैरह खोद के या फिर कुशन लगा के जो हाई जंप करते हैं, तो वो यही तो, इसीलिए तो कुशन लगा रखा है, इसीलिए तो मिट्टी खोद रखी है, ताकि धीरे धीरे वो इम्पैक्ट ट्रांसफ़र हो। इसके बाद बताया है एग्जाम्पल 6.4। बेटा न्यूमेरिकल्स मत छोड़ना, न्यूमेरिकल्स मत छोड़ना। मैं चैप्टर 4 में बताया था न्यूमेरिकल्स फिजिक्स की जान है। ए वेट लिफ्टर इज होल्डिंग ए बारबेल विद मास ऑफ 10 किलोग्राम फिक्स ऑन ईच साइड ऑफ द बॉल। बार के दोनों तरफ 10-10 किलोग्राम के लगे हुए हैं और जो बार का खुद का वेट है वो भी 10 किलोग्राम है। 10 + 10 और बार खुद 10, तो कितना टोटल हो गया? 30 किलोग्राम। हाउ मच फोर्स इज सी अप्लाइंग टू कीप द बार बैलेंस स्टेडी? कितना फोर्स लगा रही है? टोटल मास कितना था बेटा? 30 ग्राम था। फोर्स कितना लगाएगी? सर अब तो मुझे फॉर्मूला पता चल गया, F = m × g। m आपने बता दिया 30 किलोग्राम, g की वैल्यू बता रखी है 9.8, मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 294 न्यूटन आएगा। किस डायरेक्शन में? ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि फोर्स किधर लग रहा है? नीचे की तरफ लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की तरफ पुल कर रहा है, तो वो जो वेट लिफ्टर है वो 294 अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएगी तो वो स्टेडी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6.5। स्टूडेंट इज ट्राइंग टू पुश ए स्टेशनरी ब्लॉक ऑफ 25 किलोग्राम। एक 25 किलो का ब्लॉक है जिसको पुश करने की कोशिश कर रहा है। मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिंग दिस मोशन इज 50 न्यूटन। भाई अगर 50 न्यूटन तक तो वो होल्ड करेगा। फ्रिक्शन कितना है? 50 न्यूटन तक। मान लिया मैं 10 करूंगा नहीं मूव करेगा, 20, 30, 40, 50 तक मूव नहीं करेगा, 51 करूंगा तो मूव करेगा। डिस्प्लेसमेंट डिटरमाइन द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट पता करो 2 सेकंड के अंदर अगर राहुल उसको प्रेशराइज कर रहा है, धकेल रहा है 50 न्यूटन से। एक बात बताना बेटा, अगर 50 न्यूटन से धकेल रहा होगा, मैंने बताया 10 न्यूटन से धकेलेगा, मूव नहीं करेगा, 20, 40, 50 तक नहीं करेगा, तो 50 न्यूटन तक इट विल रिमेन स्टेशनरी। जैसे ही 51 होगा, जैसे ही 51 होगा, 50 से हल्का सा भी ज़्यादा होगा, अब वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो सेकंड केस में उसने क्या किया? 55 न्यूटन अप्लाई किया। तो एक बात बताओ, इस डायरेक्शन में 55 न्यूटन काम कर रहा था, लेकिन फ्रिक्शन कितना था बेटा? 50 न्यूटन था। ज़्यादा कौन सा? ज़्यादा कौन सा बताओ? सर ज़्यादा जो उस लड़के ने, राहुल ने अप्लाई किया। किस डायरेक्शन में? तो सर इस डायरेक्शन में, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में कितना होगा? 55 - 50, सर ये तो 5 न्यूटन के आसपास आएगा। तो ओवरऑल फोर्स कितना निकल के आया बेटा? नेट फोर्स निकल के आया 5 न्यूटन। अब मुझे पता चल गया कि फोर्स कितना है? 5 न्यूटन। मास कितना है? दे रखा है 25 किलोग्राम, दे रखा है 25 किलोग्राम। तो मैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लूँगा। F = ma होता ही है, F = मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। तो मास को नीचे ले आया, 5 / 25। जब इसको काटूंगा तो ये आएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आ गई मेरी 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूजिंग द काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन, जो हमें 3 इक्वेशन की थी वो बार बार आएंगी। S = ut + ½ ED² में फॉर्मूला में रखूंगा। u कितना है? 0 है। जैसे ही 0 रखूंगा तो ये फर्स्ट टर्म मेरी 0 होगी। 1/2 t उसने दे रखा है 2 सेकेंड, ओवरऑल आएगा 0.4 मीटर। तो जो डिस्प्लेसमेंट चीज सरकेगी, मेरा बॉक्स मूव करेगा, वो कितना किया बेटा? 0.4 मीटर स्लाइड करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। एग्जाम्पल 6.6। स्पोर्ट्स कार ऑफ मास 1500 किलोग्राम। तो बेटा जब भी न्यूमेरिकल वगैरह कैलकुलेट करें ना, तो उसके लिए
जब पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान मत देना। स्पोर्ट्स कार है, हाथी है, शेर है, चीता है, आदमी है, उससे कोई मतलब नहीं पड़ेगा। हमें मास देख लिया, लिख लीजिए उसके साथ के साथ मास इज इक्वल टू 1500 यूनिट्स पे बहुत ध्यान दीजिए। स्पेशली अर्ली क्लासेस में जो 9th-10th के न्यूमेरिकल्स बच्चा कर रहा होता है तो कुछ क्वेश्चंस वो यूनिट के चक्कर में गलत करता है। इज मूविंग टुवर्ड द इस डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है बेटा? इस डायरेक्शन में। एंड इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज शोन। कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द कार ड्यूरिंग टाइम बेटा 0 से लेके यहां तक। तो यानी पहला ये वाला पोर्शन हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन मुझे ये वाला पोर्शन चेक करना है। सेकंड 5 to 10 वाला, यहां से लेके यहां तक वाला, ये सेकंड पार्ट में चेक करेंगे हम। और थर्ड में लास्ट वाला। थर्ड में क्या करेंगे बेटा? ये वाला पोर्शन। इस टाइप से तीनों को चेक करना है। आसान सा क्वेश्चन है बेटा। ड्यूरिंग 0 to 5 सेकेंड, 0 से 5 सेकेंड के दौरान एज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू द टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस पे इंक्लाइंड है। इट इंडिकेट दैट द स्पोर्ट्स कार इज मूविंग विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इससे मुझे पता चल गया कि इसकी वेलोसिटी, देखो समझो चीज़ों को, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था उसकी वेलोसिटी बढ़ रही थी, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था वेलोसिटी बढ़ रही थी। वेलोसिटी बढ़ रही थी इसका मतलब कोई एक्स्ट्रा फोर्स काम कर रहा था, और जो एक्स्ट्रा फोर्स काम करेगा तो उसको एक्सेलरेट कर रहा था, उसको एक्सेलरेट कर रहा था। दूसरे केस में यहाँ देखो उसकी वेलोसिटी जब टाइम 5 था तब भी 10 थी, जब 6 हुआ तब भी 10 थी, जब 7 हुआ तब भी 10 थी, 8 पे भी 10, 9 पे भी 10, 10 पे भी 10। यानी इस जगह उसकी वेलोसिटी नहीं बढ़ रही थी। और वेलोसिटी नहीं बढ़ रही थी इसका मतलब कोई फोर्स काम नहीं कर रहा था, कोई फोर्स काम नहीं कर रहा था इसका मतलब उसकी एक्सेलरेशन 0 थी। वेलोसिटी 0 नहीं थी, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड थी, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं बढ़ रही थी। इसका मतलब उसकी क्या बोलते हैं, फोर्स काम नहीं कर रहा था, उसका एक्सेलरेशन 0 था। अब तीसरा केस देखो। तीसरा केस जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था वेलोसिटी घट रही थी। टाइम बढ़ रहा था वेलोसिटी घट रही थी। याद करो कब काम करेगा बेटा? जब आपने ब्रेक अप्लाई कर रखे हैं, जब वो चीज़ स्लो डाउन हो रही है। तो जब स्लो डाउन हो रही है इसका मतलब जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, और जब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। जो एक्सेलरेशन वो कम कर रही है, उसको वेलोसिटी को कम करते जा रही है, तो इसको एक्सेलरेशन के बजाय हम रिटार्डेशन बोलते हैं। या फिर ये कह लो कि वो अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही होती है, उसको स्लो डाउन कर रही होती है। उसी चीज़ को आप कैलकुलेट करेंगे 0 से लेके 5 सेकंड के। कार इज मूविंग विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यहाँ तक समझ आया बेटा? एक्सेलरेशन कैसी है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल u कितना है? 0। जैसे u 0 हो जाता है ना, आधी चीज़ें आसान हो जाती हैं। v 10 मीटर, t 5 सेकेंड। v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। हमने देखा फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड थी। यूजिंग द काइनेमेटिक इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस 80। u क्या है? 0 है तो v इज इक्वल टू 80 आ गया। v की वैल्यू a मल्टीप्लाई बाई t रख दिया मैंने। a मल्टीप्लाई बाई t कितना था? 5। ये मेरा 0 आ गया तो ये कट गया। तो यहाँ से मुझे 5a इज इक्वल टू 10, तो a कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड। यानी एक्सेलरेशन कितनी बढ़ रही थी? 2 मीटर पर सेकेंड। नाउ यूजिंग द न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma, वी कैन फाइंड द फोर्स। फोर्स कैसे करेंगे बेटा? F की वैल्यू थी मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मुझे यहाँ से मिल गई, मास दे ही रखा है 3000 न्यूटन एक्टिंग टुवर्ड द ईस्ट। सर ये कहाँ से आया? उसने बताया तो था, उसने बताया था वो टुवर्ड द ईस्ट मूव कर रही है, तो हमारा जो फोर्स होगा ईस्ट की तरफ ही मूव कर रहा है। सेकेंड क्वेश्चन, इसमें क्या होगा बेटा? यहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी है, हैंस नो फोर्स इज एक्टिंग। वेलोसिटी कांस्टेंट है, लगातार चले जा रहा है, तो इसका मतलब कोई फोर्स काम नहीं कर रहा भाई, तभी तो उसका एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन नहीं हो रहा। अगर उसको कहीं से फोर्स मिल रहा होता तो एक्सेलरेशन हो रही होती, अगर उसको मतलब रिवर्स में फोर्स मिल रहा होता तो रिटार्डेशन हो रही। दोनों केस नहीं है, इसको मिल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी, इसका मतलब इसके ऊपर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है। थर्ड केस में 10 to 15 में इसका पहले वाले का उल्टा होगा, देखते हैं। कार इज मूविंग विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है इन द टाइम इंटरवल विद u अब की बार 10 है, ध्यान करना बेटा। इनिशियल वेलोसिटी पहले से 10 है, ग्राफ पे देख लो अगर डाउट है। सिर्फ यहाँ इस थर्ड वाले पार्ट को देखना बेटा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्से पे ध्यान करो। तो इनिशियल चलना कहाँ से शुरू किया? सर जब मैंने टाइमर स्टार्ट किया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी, और यहाँ आते आते जब वो ख़त्म हो रहा था तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 थी, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 थी। वही चीज़ समझ लीजिए।
फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 10, टाइम वही 5 सेकेंड, काइनेमेटिक इक्वेशन में रख दिया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब की बार क्या हुआ, v 0 हो गया तो इट इज इक्वल टू, तो लास्ट में एक्सेलेरेशन मेरी माइनस में आएगी। ये देखो रिजल्ट देख रहे हो, -2, वहाँ क्या आया था +2, तो बस उससे क्या होगा, सिर्फ यहाँ का साइन चेंज हो जाएगा। F इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलेरेशन, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलेरेशन करेंगे -3000 न्यूटन आ गया। ये 3 क्वेश्चन आप पॉज एंड पॉन्डर में हैं, हम न्यूमेरिकल काफ़ी कर चुके हैं, बिल्कुल आसान है, वही न्यूमेरिकल्स आप अपने खुद से कीजिएगा। 1-2 क्वेश्चन मैं जानबूझ के छोड़ता हूँ बेटा, चैप्टर 4 में भी आपने याद होगा मैं 2 क्वेश्चन छोड़े थे, इसलिए छोड़े कि बच्चा खुद भी करे। अनटिल अनलेस जब तक आप अपने हाथ से नहीं करोगे ना, तब तक कभी नहीं समझ में आएगा। सिर्फ वीडियो देखने से कभी आप मैथमेटिक्स और फिजिक्स का एटलीस्ट न्यूमेरिकल वाला पार्ट आप नहीं कर पाओगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। न्यूमेरिकल या फिर मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए आपके पास बुक, नोटबुक और पेन और लिखते हुए होनी चाहिए, तभी आप कर सकते हो। ये सिर्फ वीडियो देखने से नहीं कर सकते, चाहे मेरा क्या किसी का वीडियो देख लेना बेटा। जब तक आप अपने हाथ से नहीं करोगे, उससे अच्छा कुछ नहीं है, अपने हाथ से करो। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में बता रहा है, यहाँ समझाया, जैसे ही आपने फुटबॉल को किक करते हो, तो जब आप फुटबॉल को किक करते हो तो फुटबॉल भी आपके ऊपर एक फोर्स लगाती है। इस पैर ने फुटबॉल के ऊपर फोर्स लगाया बेटा इस डायरेक्शन में, जो ग्रीन कलर से दिखा रखा है, तो फुटबॉल भी आपके पैर पे ऊपर फोर्स लगाएगा रिवर्स डायरेक्शन में। फुटबॉल भी आपके ऊपर एक फोर्स लगाएगा रिवर्स डायरेक्शन में। ये एक जगह नहीं, आप 10 जगह चेक कर लो। टीचर, आपको लगता है टीचर ने मेरे को चपेट लगा दी, तो तुम्हें क्या लगता है टीचर को मजा आता है? नहीं बेटा, टीचर के भी हाथ पे चोट लगती है, रिवर्स में टीचर के हाथ पे भी चोट लगती है। सेम ऐसे ही ये गुड़िया जो छोटे बच्चे करते हैं ना टेबल के साथ, उसने क्या किया, टेबल को पुश किया, टेबल को पुश किया अपोजिट साइड में, तो टेबल उसको पुश करेगी। और अब की बार क्या हुआ, वो ऐसी चेयर पे बैठी थी जिसमें व्हील्स लगे हुए थे, तो वहाँ उसको कम फोर्स चाहिए, तो क्या होगा, टेबल उसको पुश करेगी तो ये टेबल से दूर चली जाएगी, ये टेबल से दूर चली जाएगी। अब जब दूर चली जाएगी तो वो पास आने की कोशिश कर रही है, तो फोर्स अप्लाइड बाय द टेबल ऑन द गर्ल, तो जब वो उसको अपनी तरफ खींचेगी तो अपोजिट डायरेक्शन में टेबल भी उसको दूर की तरफ धकेलेगी। हमेशा ये जो फोर्सेस का कॉम्बिनेशन है 2 अलग अलग डायरेक्शन में होगा, 2 अलग अलग डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, वही चीज़ें यहाँ समझा रखी हैं। If you are sitting on a bicycle and you want to move forward without pedaling, ये गुड़िया है, ये चाह रही है कि मैं बिना पैडल करे आगे की तरफ बढ़ जाऊं। What do you do? इस इमेज में देखो क्या करेगी, You push the ground in the backward direction, वो क्या करेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में पीछे की तरफ पुश करेगी, with your feet causing both you and the bicycle to move forward। तो जैसे ही आप उसके पीछे की तरफ धकेलोगे तो ग्राउंड आपको आगे की तरफ धकेलेगा, आप मूव फॉरवर्ड करोगे। दिस इज बिकॉज योर फीट अप्लाई योर फोर्स ऑन द ग्राउंड, आपके पैरों ने पीछे की तरफ ग्राउंड पे फोर्स लगाया है, एंड द ग्राउंड अप्लाइज द फोर्स ऑन योर फीट इन द अपोजिट डायरेक्शन। और ग्राउंड का करेगा बेटा अपोजिट डायरेक्शन में आपके फीट के ऊपर फोर्स लगाएगा। दिस कॉजेज यू टू मूव फॉरवर्ड अलॉन्ग विद द बाइसिकल। इससे क्या होगा, आप आगे की तरफ निकल के आ जाओगे, मूव करोगे। इनफैक्ट दिस इज हाउ यू वॉक ऑन और रन। एक एग्जाम्पल हो गया, 2 एग्जाम्पल ऊपर बता दिए थे, अब एक और बता रहा है। जब आप वॉकिंग कर रहे होते हैं ऐसे ग्राउंड पे, तो क्या करते हो, आप अपने पैरों से जमीन को नीचे की तरफ धकेलते हो। जब आप नीचे की तरफ धकेलते हो, उसको पीछे की तरफ धकेलते हो, तो वो जमीन आपको, अर्थ आपको आगे की तरफ धकेलती है, जिससे आप मूव कर रहे होते हैं। इसी तरह से हम कोई भी रनिंग या वॉकिंग कर रहे होते हैं। जो ये वाला एग्जाम्पल समझा रखा है, इट वॉज फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ सच 2 फोर्सेस आर इक्वल। ये जो 2 फोर्सेस हैं, अब इसको एक्शन रिएक्शन फोर्सेस बोलते हैं बेटा बेसिकली, ए पेयर ऑफ एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। मैंने बच्चे को चपेट लगाई, बच्चे के गाल ने मेरे हाथ पे चपेट लगाई, और ये दोनों फोर्सेस को क्या बोला, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। तो वो बोल रहा है कि इनका मैग्नीट्यूड ऑफ सच 2 फोर्सेस आर इक्वल। कैन यू ऑब्जर्व दिस इन सम अदर वे, किसी और दूसरे तरीके से एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। यू नो हाउ टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस। अब स्प्रिंग बैलेंस का यूज करते हुए हमें एक एक्टिविटी बताएगा जिसमें हम यही 2 फोर्सेस को अच्छे से समझेंगे। 2 आइडेंटिकल ये ले लिए बेटा, एक साइड से स्प्रिंग बैलेंस को किसी तरह फिक्स कर दो। जैसे यहाँ उसने एक उंगली से कर रखा है, आप किसी दीवार वगैरह में उसको अच्छे से अटका दो, किसी टेबल पे अटका दो। अटकाने के बाद
फिक्स द फ्री एंड ऑफ वन ऑफ द स्प्रिंग, एक साइड से उसको आपने इमूवेबल ऑब्जेक्ट के साथ अटैच कर दिया, किसी दीवार के साथ, किसी टेबल के साथ अटैच कर दिया, या फिर होल्ड इट फिक्स बाय योर हैंड, जैसे यहां दिखा रखा है, अपने हैंड से पकड़ लिया। इमेजिन दैट यू आर पुलिंग द फ्री एंड, अब यहां से खींचना शुरू करो, यहां से खींचना शुरू करो। प्रेडिक्ट व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ देयर स्केल्स इफ द स्प्रिंग बैलेंस आर स्टेशनरी। अब एक सोचने वाली बात यह है, आपको यह समझाने पर मजबूर कर रहा है कि जब मैं इसको स्टेशनरी कर दिया और इधर से खींचना शुरू किया, तो मैं ये मानता हूं, मान लिया मैं 10 kg की तरफ से खींच रहा हूँ, 10 kg जितना फोर्स लगा रहा हूँ, तो वो 10 kg आपको इस वाले स्प्रिंग बैलेंस में मिलेगा या इस वाले में? एक मिनट पॉज लो और फिर बताओ कि वो जो 10 kg दिखना चाहिए मुझे कहीं, तो रीडिंग 10 kg की रीडिंग कोई तो स्प्रिंग बैलेंस में दिखनी चाहिए। तो अब ये पूछ रहा है इस वाले स्प्रिंग बैलेंस में दिखेगी या इस वाले में स्प्रिंग बैलेंस में दिखेगी, आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है। प्रेडिक्ट व्हाट विल द रीडिंग ऑफ दीज स्केल्स। नाउ कैरी आउट स्टेप 3 जो अभी अभी बताया, मल्टीपल टाइम बाय वेराइंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड बाय यू। अभी थोड़ा भाई 10 kg वाला लगाया, अब 20 वाला और ज़्यादा लगा के देखो, अब की बार कम लगा के देखो, और इसी चीज़ को बार बार ऑब्जर्व करो और प्रेडिक्ट करो क्या होगा। द रीडिंग ऑफ द स्केल्स ऑफ द टू स्प्रिंग बैलेंसेस आर द सेम लगेगा बेटा, इसमें भी 5 दिखाई देगा, इसमें भी 5 दिखाई देगा, इसमें भी 5 दिखाई देगा, इसमें 5 दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि इसमें 10 दिखाई देगा, इसमें 0 दिखाई देगा, या इसमें 20 दिखाई देगा, इसमें 0 दिखाई देगा, या इसमें 20 उसमें 0, नहीं, दोनों में बराबर दिखाई देगा। इट इंडिकेट दैट द फोर्स अप्लाइड बाय देम ऑन ईच अदर। इससे मुझे पता चला कि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन उनकी अपोजिट है जबकि मैग्नीट्यूड सेम है। ऑल दिस ऑब्जर्वेशन आर समड अप इन द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यहां से बेटा न्यूटन्स के थर्ड लॉ के बारे में बता रहा है। यहां से क्या बताया उसने, न्यूटन्स का थर्ड लॉ को इंट्रोड्यूस करा रहा है। Whenever one object is exerting a force, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, the second object is simultaneously exerting an equal and opposite force on the first। पहला जब दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो पहला जब दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो दूसरा भी उतना ही फोर्स, मान लो 10 न्यूटन ये इधर अप्लाई किया, तो दूसरे वाले ने भी 10 न्यूटन अप्लाई किया, लेकिन ये इधर करेगा और ये इधर करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में करेगा, अपोजिट डायरेक्शन करेगा पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर। लेकिन एक चीज़ ध्यान करना, द फोर्स ऑलवेज अकर इन पेयर, पेयर में होंगे, दोनों एक जैसे होंगे, एक्शन रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। बट रिमेंबर दैट दीज टू फोर्सेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको इंपॉर्टेंट करके लिख लेना। बच्चे यही गलती करते हैं, जब 11th क्लास में आपसे हाई लेवल के न्यूमेरिकल कराएंगे तो गलती क्या होगी, वो एक पॉइंट पे उसको अप्लाई करवा देंगे। फिर से बताता हूँ, जब इसने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, तो पहला फोर्स किस पे अप्लाई हुआ, इस बॉडी पे अप्लाई हुआ, पहला फोर्स इस बॉडी पे अप्लाई हुआ, और दूसरा फोर्स जो इस बॉडी ने अप्लाई किया, अब वो इस बॉडी के ऊपर अप्लाई होगा। बेटा बात समझ रहे हो, दोनों फोर्स अलग अलग बॉडी पे अप्लाई होंगे, सिंपल वर्ड। अब एक और एग्जांपल बता दिया, पर्सन क्लाइंबिंग द वर्टिकली इरेक्ट ट्री, वो जब ऊपर की तरफ जा रहा होता है, पर्सन पुशिंग द ट्रंक डाउन, वो नीचे की तरफ धकेलता है, और पेड़ क्या करेगा, उसको ऊपर की तरफ धकेलेगा, और जब ऊपर की तरफ धकेलेगा तो धीरे 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 ऊपर चला जाएगा। ये एक एग्जांपल बताया। ये गुड़िया है, ये पैडल को पीछे की तरफ धकेल रही है, पानी पैडल का पुश करते हुए पानी को पीछे की तरफ धकेल रही है, तो पानी क्या करेगा, पानी इसकी जो कैनो है उसको फॉरवर्ड आगे की तरफ धकेल देगा। यही न्यूटन्स का थर्ड लॉ है। उसके बाद ये देखो, आजकल स्पेस शटल का काफ़ी वो चल रहा है, जब से क्या है मस्टब आए हैं, तो तब से स्पेस एक्स का वो चला है। उसके बाद से रॉकेट के बारे में काफ़ी बच्चों में क्यूरियोसिटी पैदा हुई है। तो जो रॉकेट है वो कैसे ऊपर जाता है, वही चीज़ समझा रखी है। रॉकेट में क्या है बेटा, जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं उसको नीचे की तरफ धकेलती हैं। एग्जॉस्ट गैसेस क्या हैं, ये देखो, रॉकेट इंजन एक्सपेलिंग गैस डाउनवर्ड, नीचे की तरफ धकेलेगा। तो जैसे ही ये नीचे की तरफ धकेलेगा, तो रॉकेट जो एग्जॉस्ट गैसेस होंगी वो रॉकेट को ऊपर की तरफ धकेलेंगी, रॉकेट ऊपर चला जाएगा। कोई भी रॉकेट लगा लीजिए, अपना चंद्रयान वगैरह कोई भी लगा लीजिए, वो इस टाइप से ऊपर जाता है। उसी चीज़ को हमने एक एक्टिविटी के थ्रू करके दिखाया। बड़ी सिंपल सी एक्टिविटी है।
एक धागा बांध लिया, कोई भी मम्मा ने जो क्या बोलते हैं कपड़े सुखाने के लिए रस्सी यूज़ कर रखी हो, आप उस पर भी कर सकते हैं। एक बैलून ले लो, बैलून के साथ एक स्ट्रॉ अटैच कर दो और बैलून को पूरा भर के बंद कर लो। अब क्या करो, जैसे ही आप इसको खोलोगे तो गैसेस किधर निकलेंगी, पीछे की तरफ निकलेंगी। तो जब गैस पीछे की तरफ निकलेंगी तो वो गैसेस इस बैलून के ऊपर एक फोर्स लगाएंगी आगे की तरफ, और वो फोर्स स्ट्रॉ क्या करेगा, उसको लेफ्ट राइट कहीं जाने नहीं देगा। अगर मैं बैलून को फ्री एनवायरनमेंट में ऐसे छोड़ दूं तो आपने देखा होगा बैलून इधर उधर पुश करते हुए लेफ्ट राइट कहीं मूव कर जाता है, कहीं गिर जाता है। उसी को मैंने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देने के लिए उसको स्ट्रॉ के साथ अटैच कर दिया। अब बैलून लेफ्ट या राइट नहीं जा पाएगा, उसी डायरेक्शन में जा पाएगा जिधर रस्सी है। तो हम क्या देखेंगे, वो बैलून सीधा इस तरफ भागेगा स्ट्रॉ को लेते हुए। वही चीज़ यहाँ समझा रखी है। फिर से उसी चीज़ को रिपीट कर रहा है। द पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, जिसको हमने एक्शन रिएक्शन फोर्सेस बोला, एज पर द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है उसमें जो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस थे, एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, वो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे काम कर रहे होंगे। दस दे डू नॉट बैलेंस ईच अदर, इसीलिए वो बैलेंस नहीं करते। न्यूटन थर्ड लॉ, और जो पहले हमने किया था कि दो फोर्स, एक इधर लग रहा था एक इधर लग रहा था, एक फोर्स इधर लग रहा था और फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा था, तो वो बैलेंस कर पा रहे थे। क्यों बैलेंस कर पा रहे थे? क्योंकि वो एक ही ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे थे। वही चीज़ समझा रहा है, दस दे डू नॉट बैलेंस ईच अदर। लेकिन यहाँ क्या हुआ, वो अलग अलग ऑब्जेक्ट के काम कर रहे हैं, इसलिए वो बैलेंस नहीं कर पाएंगे। ऑन द अदर हैंड, इफ टू एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, अगर एक ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे होंगे, दे विल बैलेंस ईच अदर, वो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। पॉज एंड पॉइंटर में, व्हाई डज ए फायर पर्सन समटाइम स्ट्रगल व्हेन होल्डिंग द पाइप इशूइंग वाटर। आपने फायर पर्सन को पानी डालते हुए देखा है? वो कुछ इस टाइप से पोजीशन लेके खड़ा होता है बेटा, इस टाइप से पोजीशन लेके खड़ा होता है, बड़ी स्ट्रांग पोजीशन होती है उसकी। इवन देन ये बता रहा है, जब वो पाइप को पकड़ के रखता है तो उस टाइम में वो स्ट्रगल करता है कई बार। अगर वो इनएक्सपीरियंस्ड है, उसका पोजीशन सही नहीं है, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि बेटा सीधी सी बात यह है, जब वो बहुत प्रेशर से पानी उसमें से निकलता है, जैसे रॉकेट में से गैसेस निकलती हैं, सेम ऐसे ही इस पाइप में से बहुत प्रेशर से पानी निकलता है। तो जब पानी बाहर निकलेगा तो पानी इस पाइप के ऊपर कुछ एडिशनल फोर्स लगाएगा, एंड दैट टू बी इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर मैंने उसको ढंग से पकड़ा है और मुझे पता है ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आएगा, तो मैं इसको होल्ड कर पाऊंगा। अदरवाइज थोड़ा सा मैंने ढीला कर दिया तो इधर उधर घूम जाएगा, अपना सिर भी फुड़वा सकता हूँ। वही चीज़ यहाँ समझा रहा है। सपोज ए स्पेसक्राफ्ट इज मूविंग इन ए रीजन ऑफ स्पेस। एक स्पेसक्राफ्ट है बेटा, कोई स्पेस में चला गया वो, अब वो एक ऐसे रीजन में मूव कर रहा है वेयर द ग्रेविटेशन फोर्स एक्टिंग अपॉन इज नेग्लिजिबल। इसके ऊपर कोई ग्रेविटेशन फोर्स नहीं लग रहा। ग्रेविटेशन फोर्स मतलब अब ये अर्थ की रेंज से भी बहुत दूर जा चुका, कोई मून है उसकी रेंज से भी दूर जा चुका, यानी किसी भी हैवीली बॉडी का इसके ऊपर कोई असर नहीं है। सजेस्ट हाउ कैन इट चेंज इट्स वेलोसिटी। अब ये चाह रहा है कि मैं इस तरफ डायरेक्शन चेंज कर लूँ या फिर अपनी स्पीड बढ़ा लूँ, तो वो कैसे कर सकता है? क्वेश्चन समझ गए? मैं फिर से समझाता हूँ बेटा। अगर आप स्पेस में जा रखे हो जहाँ आपके ऊपर कोई ग्रेविटी काम नहीं कर रही है, कोई ग्रेविटी काम नहीं कर रही, इट्स काइंड ऑफ वैक्यूम टाइप में आप मूव कर रहे हो, तो आपके स्पेसक्राफ्ट की डायरेक्शन कैसे चेंज होगी, आपके स्पेसक्राफ्ट की मैग्नीट्यूड कैसे चेंज होगी, वो पूछना चाह रहा है। तो बेटा उसके लिए क्या होता है, स्पेसक्राफ्ट के पास खुद के बूस्टर्स होते हैं, जो यहाँ ज़मीन पे बैठे लोग प्लान करते हैं कि भाई उसको किधर लेफ्ट राइट कैसे मूव कराएं, किधर ले जाना है, उसके हिसाब से अपने बूस्टर्स को वो छोड़ता है और तब वो काम करता है। ग्रेड 8 क्यूरियोसिटी चैप्टर 5 में आपने कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में पढ़ा था। दो टाइप के फोर्सेस थे। कॉन्टैक्ट फोर्सेस, वो फोर्सेस जो कॉन्टैक्ट में आने के बाद काम करेंगे। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो काफ़ी दूर से ही काम कर देते हैं, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उस टाइप के। तो वो बता रहा है, इज न्यूटन थर्ड लॉ एप्लीकेबल ओनली फॉर कॉन्टैक्ट फोर्सेस। क्या सिर्फ और सिर्फ कॉन्टैक्ट फोर्सेस के लिए ही काम करेंगे? नहीं बेटा, जो न्यूटन्स के लॉ हैं वो कॉन्टैक्ट फोर्सेस के लिए भी काम करेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के लिए भी काम करेंगे। यहाँ समझ लेते हैं। जैसे उसने क्या किया, यहाँ दो मैग्नेट लगाए। जो मैग्नेट, कॉन्टैक्ट फोर्सेस तो हम देख चुके हैं, जहाँ जहाँ हमने ये पीछे पढ़ा कॉन्टैक्ट फोर्सेस समझ गए। अब समझते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। जैसे पहला मैग्नेटिक फोर्स देखा, दो इस टाइप्स की गाड़ियाँ डिज़ाइन की उसने, और गाड़ियों के ऊपर दो मैग्नेट लगा दिए। एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है,
नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है, तो नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। तो एक फोर्स लगेगा इधर की तरफ, हाँ सर। तो क्या साउथ नॉर्थ को करेगा? हाँ सर, ये भी करेगा। और एक फोर्स लगेगा इधर, और दोनों तेजी से एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे। ये तो मैग्नेटिक फोर्स आ गया। मैग्नेटिक फोर्स इज ए टाइप ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ा था तब हमने मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा था। सेम ऐसे ही एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का टाइप। उसमें देख लेते हैं, दो सिमिलरली चार्ज बैलून लिए, तो जब सिमिलरली चार्ज हैं, अगर ये अपोजिट होते तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते, जैसे यहाँ किया। अगर ये सिमिलर चार्ज हैं तो ये वाला बैलून इसको देखो इधर की तरफ पुश कर रहा है, तो ये बैलून भी इसको पुश करेगा, बराबरी टक्कर की रखेगा। भाई तू भी, तेरे को पुश करूँगा, तो वो करके दिखाएगा। सेम ऐसे ही ग्रेविटेशन फोर्स, तीसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा था? ग्रेविटेशन फोर्स था। उस ग्रेविटेशन फोर्स को बता रहा है, जब अर्थ, पूरी अर्थ है, पेड़ पे से कोई फ्रूट गिर रहा है, उसको अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, कहीं और नहीं जा रहा, ऊपर लेफ्ट राइट नहीं जा रहा, अर्थ की तरफ ही आ रहा है। तो ठीक है, अर्थ तो फ्रूट को अट्रैक्ट कर रही है, तो क्या फ्रूट भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। कितने फोर्स से कर रहा है? उतने ही फोर्स से कर रहा है। तो फिर सर ऐसा कैसे कि फ्रूट तो अर्थ की तरफ आ गया लेकिन अर्थ फ्रूट की तरफ नहीं गई? क्यों बेटा? क्योंकि फ्रूट का साइज कुछ किलोग्राम ही था, लेकिन अर्थ का साइज बहुत बहुत बड़ा है, उसका मास बहुत बड़ा है। इसके मास के कारण फ्रूट अर्थ को अट्रैक्ट नहीं कर सकता। फोर्स दोनों के बराबर हैं, लेकिन इसका बेचारे का छोटा सा है, अर्थ बहुत बड़ी है, इसीलिए ये इसको इजीली अट्रैक्ट कर लेता है, इसलिए इसको इजीली अट्रैक्ट कर लेता है। वही एग्जांपल 6.7 में आपको बताया है। नेक्स्ट 6.8, वन ए 0.1 किलोग्राम बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए 5 किलोग्राम गन। एक 5 किलो की गन है, उसमें से सिर्फ 0.1 किलोग्राम, यानी बिल्कुल छोटी सी गोली मैंने उसमें से छोड़ी, जिसका वेट सिर्फ 0.1 किलोग्राम, 100 ग्राम है बस। विद द फोर्स ऑफ 2 न्यूटन, कितने फोर्स से निकलती है? 2 न्यूटन से। द रन रिकॉइल्स, रन जो गन है मेरी, वो पीछे की तरफ झटका मारती है, मेरे कंधे पे ऐसे यहाँ झटका मारेगी। व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल एक्सेलेरेशन? दोनों का एक्सेलेरेशन मुझे पता करना है, किस किस का? बुलेट का भी और गन का भी। कहानी समझो, कहानी क्या है बेटा? ये बता रहा है कि एक गन है, एक इस टाइप की गन है, उसमें से गोली निकली, एक गोली निकली छोटी सी, तो गोली का वेट था सिर्फ 0.1 किलोग्राम और गन का वेट था 5 किलोग्राम। तो बोल रहा है कि जब वो आगे की तरफ निकलेगी तो गन के ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लगेगा? बिल्कुल लगेगा सर, बिकॉज ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो गन पीछे की तरफ पुश करेगी। तो ये पूछ रहा है कि बुलेट की एक्सेलेरेशन कितनी होगी और गन की एक्सेलेरेशन कितनी होगी? सिंपल क्वेश्चन है। बता दिया कि उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है दैट इज 2 न्यूटन। फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ इनिशियल मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन, फोर्स का फॉर्मूला क्या था बेटा? मास डिवाइडेड बाय एक्सेलेरेशन। मास डिवाइडेड बाय एक्सेलेरेशन, तो फोर्स, तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा बेटा? एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास। फोर्स डिवाइडेड बाय मास, फोर्स कितना था? 2 न्यूटन, मास कितना था? 5, 2 को 5 से डिवाइड करोगे 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ गया बेटा एक्सेलेरेशन ऑफ गन। व्हाइल द इनिशियल एक्सेलेरेशन ऑफ बुलेट। अब ये समझना, कुछ बच्चे ये गलती करके आएंगे, जिसकी एक्सेलेरेशन गन की होगी जितनी, उतनी ही बुलेट की होगी। नहीं भाई, नहीं, ऐसा नहीं है। फोर्स बराबर है, फोर्स बराबर है, एक्सेलेरेशन बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ मास चेंज हो गया, और जैसे ही मैं फोर्स डिवाइडेड बाय मास, ये मास चेंज करूंगा 0.1 करूंगा, एक्सेलेरेशन आ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। इसीलिए आपने देखा होगा जो बुलेट है वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, जो कि बहुत ज़्यादा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलेरेशन से आगे बढ़ेगी, और ये 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलेरेशन से पीछे की तरफ आएगी। तो रिकॉइल तो लगेगा, कम लगेगा, उसकी एक्सेलेरेशन कम होगी, उसकी एक्सेलेरेशन कम होगी। इवन दो द पेयर ऑफ फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, पेयर ऑफ फोर्सेस बराबर हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन आर नॉट इक्वल। यही चीज़ समझा रहा है। ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं बेटा, इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं। जब आप नीट और जी वगैरह के लिए जाएंगे ना, तब आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए, और तब आप 9th में फिर से नहीं जाएंगे, इसलिए कॉन्सेप्ट अभी से बनाओ। पेयर बराबर है, फोर्स ऑफ पेयर, जो पेयर ऑफ फोर्सेस है वो बराबर हैं, लेकिन एक्सेलेरेशन अलग अलग है, बिकॉज देयर मासेस आर डिफरेंट। क्यों बेटा? क्योंकि उनके मासेस अलग अलग हैं। जब इतना फोर्स के बारे में पढ़ लिया तो थोड़ा सा और बता रहा है। क्या बता रहा है?
जो हमारे हायर क्लासेस में न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा। अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हायर क्लासेस में, लेकिन हल्का सा आपको स्पार्क दे दिया उसने। मैंने देखा है एनसीईआरटी जब चैप्टर ख़त्म कर रहा होता है तो आप देखना वो नेक्स्ट से लिंक बनाने के लिए, नेक्स्ट टॉपिक से लिंक बनाने के लिए यहाँ रिलेट करता है। वही दिखा रखा है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ क्या है बेटा, अभी तक हमने एक ऑब्जेक्ट को पढ़ा, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इधर से काम हो रहा है, इधर से काम हो रहा है, ये काम हो रहा है, वो एक ऑब्जेक्ट को पढ़ा। अब हम सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट को पढ़ेंगे। तो जब हम सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो हमें क्या समझना पड़ेगा, यहाँ एक एक्टिविटी के थ्रू, एक डायग्राम के थ्रू आपको समझा रखा है कि दो बॉक्सेस हैं। मैंने क्या किया, बॉक्स 1 को फोर्स F से इस तरफ खींच रहा हूँ, कैसे खींच रहा हूँ, आजा भाई इधर इधर खींच। तो जब इसको खींचूंगा और ये दोनों आपस में लिंक है, ये दोनों आपस में लिंक है, तो ये बॉक्स इस बॉक्स को अपनी तरफ खींचेगा, हाँ सर खींचेगा। तो जो बीच में रस्सी होगी उसमें टेंशन आ जाएगी, हाँ सर टेंशन आ जाएगी। तो ये बॉक्स 2 भी बॉक्स 1 को अपनी तरफ खींचेगा बिकॉज ऑफ एक्शन रिएक्शन फोर्सेस, ये अपनी तरफ खींचेगा। तो इस टाइप का जब सिचुएशन आएगी तो वो मेरे लिए बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। वो उधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है। तो इसको आसान करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिचुएशन समझ आ गई। इसको आसान करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वही यहाँ समझा रखा है। वन अप्रोच, इसको हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं। वन अप्रोच इज टू कैलकुलेट द नेट फोर्स ऑन ईच बॉक्स। अब मैं बना लूँ बॉक्स एक, बॉक्स सेकंड के ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। बॉक्स 1 के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, एक फोर्स F इधर लग रहा है और टेंशन फोर्स इधर लग रहा है। तो मैं अलग अलग करके इस तरह से कर सकता हूँ। एक अप्रोच तो ये होगी जो एक नॉर्मल बच्चा करेगा, लेकिन एक स्मार्ट बच्चा क्या करेगा, वो सेकंड अप्रोच यूज करेगा। ए सिंपलर वे इज टू कंसीडर द टू बॉक्सेस एंड द स्ट्रिंग एज अ सिंगल सिस्टम। और दूसरा बच्चा क्या करेगा बेटा, जो स्मार्ट होगा ना, वो अलग अलग बॉक्सेस को अलग अलग नहीं रखेगा। उसको समझ आ जाएगा कि भाई मिला जुला के तो ये पूरा एक सिस्टम है ना। सिस्टम के अंदर क्या क्या होगा, बॉक्स 1 होगा, बॉक्स 2 होगा और ये स्ट्रिंग होगी। तो वो पूरे उस को एक सिस्टम, सिंगल सिस्टम मान लेगा। इन दिस अप्रोच द फोर्सेस विद इन द सिस्टम, सिस्टम के अंदर के जो फोर्सेस हैं, ये वाला एंड ये वाला, बोथ विल कैंसल आउट, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। दैट इज इंटरनल फोर्सेस नीड नॉट टू बी कंसीडर। इनके बारे में हम बात ही नहीं करेंगे, इनके बारे में हम बात ही नहीं करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि भाई सीधी सी बात ये है कि एक सिस्टम है पार्टिकल्स का, सिस्टम है वो इधर F फोर्स से खींच रहा है, बस बात खत्म, बस बात खत्म। चीज़ें आसान होगी। मैंने उसको एक वो बना लिया और उसके इंटरनल फोर्सेस को जीरो कर दिया। इंटरनल फोर्सेस जीरो एंड ओनली फोर्सेस दैट एक्ट फ्रॉम द आउटसाइड, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स मैटर। मेरे लिए सिर्फ बाहर वाला फोर्स काम करेगा और कोई फोर्स काम नहीं करेगा। इस तरह से मैं इजीली, अब मेरे पास न्यूटन का सेकंड लॉ है ही जो बोल रहा है F इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय एक्सेलेरेशन, और मुझे एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करनी है तो मैं एक्सेलेरेशन इधर ले जाऊंगा, फोर्स इधर ले जाऊंगा, तो फोर्स डिवाइडेड बाय मास, सॉरी ये क्या था बेटा, F इज इक्वल टू ma, इट वॉज F इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलेरेशन। तो जब मुझे एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करनी होगी तो एक्सेलेरेशन इधर ही रख लूंगा, तो फोर्स डिवाइडेड बाय मास, जो इसने फॉर्मूला यूज कर रखा है। यहाँ बस मास में मैं दोनों मास को यूज कर लूंगा, दोनों मास को, m1 डिवाइडेड बाय m2। इस तरह से हम कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ आपका चैप्टर यहाँ खत्म होता है। अगर आपको मज़ा आया हो, कनेक्टेड फील किया हो, लगा हो कि हाँ यार एक्सप्लेनेशन बड़े प्यारे करा है, एक्सप्लेनेशन में मज़ा आया हो, तो अपने यार 2-4 दोस्तों के साथ शेयर करते रहा करो। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप कर ही देते हो। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।